सैनिक भाइयों नमस्कार। मैं पूर्व सैनिक कपिल कोची। आप मेरे नहीं है, ये 28 लाख पूर्व सैनिक और 7.5 लाख माता बहनों का जो न्याय का, समानता का, स्वाभिमान का, संविधान के दायरे में आप उस चैनल से जुड़े हुए सैनिक भाइयों, मैं अगले आधे घंटे तक मैं अपनी जो संस्था है उससे इस्तीफा देता हूं। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का एक छोटा सा सिपाही, मैं दोनों संस्थाओं से सिर्फ आधे घंटे के लिए इस्तीफा देता हूं, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी तभी होगा। और मैं हूं चाटुकार, नकली पत्रकार कपिल कोची। मेरे पास में ब्लैंक पेपर है, दोनों तरफ से आप देख सकते हो। आपके इसी दौरान सवाल बनेंगे और आज सच्चाई आप लोगों के सामने लेके आएंगे। हमारे एक एडीसी जो वकीलों की संस्था है, जो पूर्व सैनिक है, उनके एक सम्मानित सदस्य हैं एडवोकेट शीशराम यादव। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को एक बाइट दी है और उसमें सीधा सीधा इल्जाम जो पूर्व वाइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के केसीआर नलिन तलवार पे इल्जाम लगाया है कि वो वाइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के पैसे लेके रफू चक्कर हो गई 2015 में। और उनकी जो बात हुई है कल दिल्ली हाई कोर्ट के प्रांगण बोलते होंगे सर, मैदान में हुई है। और वाइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के बहुत ही सम्मानित जनरल सेक्रेटरी वीर बहादुर से उनकी 1 घंटा मुलाकात हुई है और वीर बहादुर ने उनको ये बातें बताई है। उसके बाद में बहुत सारे सैनिक भाइयों के मेरे पास में मैसेज आए, कॉल आए कि सर इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए इसका दूध का दूध और पानी का पानी। अगर आप लोगों के अंदर उत्सुक हैं इस चीज की, इस सच्चाई को जानने के, तो मैं तो पिछले 9.5 साल से इस संघर्ष में हूं। मैं तो आपसे हजारों गुना ज्यादा हूं। मेरे अंदर तो एक ज्वालामुखी उठ रहा है कि इसकी सच्चाई निकाल के लेके आए और सैनिक समाज को दी। मैंने बगैर बताए हुए माननीय हमारे वाइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के जनरल सेक्रेटरी वीर बहादुर सिंह, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जेडब्ल्यू नलिन तलवार को, और मैंने मैसेज कर दिया। मैं दोनों के मैसेज पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि जो मैंने मैसेज किया। सर 1 सेकंड लूंगा। मैंने आप दोनों को जो मैसेज किए, बाबूजी राम राम, वीर बहादुर साहब जी, एक सच्चाई की तह तक जाना चाहता हूं और मैं ही नहीं 28 लाख पूर्व सैनिक उस सच्चाई को जानना चाहते हैं। जेडब्ल्यू नलिन तलवार वाइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के ट्रेजर थे, तब नलिन तलवार वाइस सोसाइटी के पैसे लेकर रफू चक्कर हो गई, क्वेश्चन मार्क। और आपने नलिन तलवार को नोटिस दिया, क्वेश्चन मार्क। ऐसा एडीसी जो वकीलों की संस्था है, जो सरकारी वकील बने हुए हैं अभी फिलहाल, के पूर्व वायु सैनिक और सम्मानित एडवोकेट शीशराम यादव ने यूट्यूब चैनल पर सार्वजनिक बोला है कि 11 फरवरी को दिल्ली, आज 10 फरवरी का होगा सर। ये मैं सॉरी मानता हूं, मैंने 11 फरवरी लिख दिया है, 10 फरवरी का केस होगा सर। आज तो संडे, कल का ही होगा या परसों का केस होगा सर, मैं नहीं बता, क्योंकि आज संडे है। कल का है, हाँ कल का है सर। 10 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट में मिलिट्री सर्विस पे की तारीख पर आप दोनों के बीच 1 घंटे बातचीत हुई और वीर बहादुर जी ने सच्चाई बताई। 28 लाख पूर्व सैनिक की सच्चाई को जानने के उत्सुक हैं, उनमें से एक मैं भी हूं। मेरे पास एक छोटी सी मीडिया है, आप और नलिन तलवार जी दोनों को लाइव जोड़ना चाहता हूं।
जिससे देश भर के पूर्व सैनिकों को सच्चाई का पता चल सके। इसके लिए मैं वचन और जुबान देता हूं, किसी भी प्रकार से कोई भी गाली गलौज नहीं होगी। अगर कोई करेगा तो तुरंत प्रभाव से लाइव से हटा दिया जाएगा। सवाल मैं पूछूंगा, जो आप दूसरे सदस्य को देने, और जो सवाल दोनों जनरल सेक्रेटरी के हैं वो मेरे पास में भेजो। मैं यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। जो देख रही है 35 लाख पूर्व सैनिक, वो बताएंगे दूध का दूध और पानी का पानी। मैं सिर्फ सवाल पूछूंगा, उत्तर आप लोगों को देना, और यहाँ किसी को कोई जजमेंट सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। सच और झूठ का यह काम देखने वाले पूर्व सैनिक पर छोड़ देंगे। अभी 5:42 का समय हुआ है। लाइव क्रैक आज रात 8 बजे होगा। दोनों को ही 7:45 पर लाइव लिंक शेयर कर दिया जाएगा। लिंक का प्रयोग करते हुए सीधे लाइव डिबेट में जुड़ सकते हैं। वीर बहादुर साहब जी, आपसे आशा ही नहीं, अति पूर्ण विश्वास है कि आप पूर्व सैनिकों में फैली बातियां दूर करने में सहयोग करेंगे और लाइव डिबेट से जुड़ेंगे। सर, आप देख सकते हो, ये ऊपर आप माननीय वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के जनरल सेक्रेटरी वीर बहादुर जी हैं। मैंने इनको लिंक भी 7:45 पे दे दिया, और 5 बजे के करीब मैंने इनके पास में रिक्वेस्ट भी डाल दी थी कि आज लाइव होगा आप दोनों के बीच का। अब मैं आपका भी सर वो खोल के दिखा देता हूं। आप फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी, ये आपके पास में भी मैंने लाइव लिंक उसी समय और लेख भी आपके पास में डाल दिया। अब हम प्रतीक्षा करते हैं, जैसे ही हमारे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के सम्मानित प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी वीर बहादुर जी आ जाएंगे, तो उनसे उनके जो भी सवाल हैं और वो पूछेंगे। तो मैं आप सभी से मैं इतना करता हूं कि आप जो भी है सहनशीलता में बात रखें, जिससे पूर्व सैनिक एक बातों को पकड़ सके कि मतलब सच कहां है, झूठ कहां है, जवानों को कौन धोखा दे रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं सर। मैं कपिल फौजी सर। कपिल जी, मैं अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि ना तो मैं कोई भी गलत बात या ऊंची आवाज, इवन ऊंची आवाज में भी बात नहीं करूंगा। जैसी मेरे बात करने की शैली है, जैसे आप हरियाणवी में बोलते हो तो कोई कह देता है कि ये कैसी भाषा में बात कर रहा है, तो जैसी मेरी भाषा है उसमें बोलूंगा, उससे किसी को मतलब बुरा नहीं मानना चाहिए। हो सकता है वो कभी थोड़ा तेज बोल जाऊं, कभी थोड़ा धीरे हो जाऊं, तो उससे किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। वो किसी एक के लिए नहीं होगी, ना आपके लिए ना उनके लिए। ये आपने बहुत अच्छा कहा कि आप जो है इन दोनों संस्थाओं से, जिसके कि आप ओहदेदार हैं, उससे आप आधे घंटे के लिए या 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के लिए आप इस्तीफा दे रहे हैं। जब तक ये कॉल चलेगी, जब तक ये डिबेट चलेगी, तब तक आप उससे दूर हैं। आप किसी संस्था के नहीं हैं। आप मेरे से भी जिस प्रकार का प्रश्न चाहेंगे वैसा प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि अब हमें इंतजार करना पड़ेगा, मैंने आपको अपना विश्वास दिला दिया है कि मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा कि जिससे कि आपके चैनल का या आपके सम्मान को कोई ठेस पहुंचे। धन्यवाद सर। मैं उसी समय लाइव काट दूंगा। मैं देखो सर, मेरा मैं जब भी हूं, ये सबका कमेटी मेरे को जानती है, जब मेरे पास में बसंती कलर होता है उसके बाद में मैं कुछ नहीं देखता, और मैं बहुत ही कम रखता हूं बसंती कलर। मैं एक सच की तरफ हूं। अगर सर, क्योंकि मैंने आप लोगों से भी सीखा है, मैं इसमें रखना चाहता हूं। माननीय प्रगट साहब है, माननीय हरपाल जी है, माननीय आप भी हैं, और आपने जो मेरे को सिखाया मैं उसी के ऊपर। आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, तो बाहुबली में जो रोल है जो देवसेना का, वो बाहुबली की मां है। तो उसको छोटे में एक शिक्षा देती है कि कभी भी मैं भी आपके विरोध में खड़ी हो जाऊं, पर धर्म न्याय के खिलाफ, अगर मेरे खिलाफ भी जाना पड़े, मां के खिलाफ भी जाना पड़े, तो उसके खिलाफ जाना है, क्योंकि वो न्याय है, वो सच्चाई है। और यही मैं आप लोगों की शिक्षा है, चाहे इसमें सबका कमेटी भी हो, अगर जब तक प्राण रहेंगे मैं उनके खिलाफ जा सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे 28 लाख पूर्व सैनिक, 7.5 लाख माता बहनों को देखता हूं। सर, मेरे हिसाब से अभी तक हमारे माननीय वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो हमारे वीर बहादुर साहब जी, वो अभी तक नहीं आए। तो जब तक वो आएंगे तो देखते हैं सर, वो आएंगे या नहीं आएंगे। मैंने मैसेज दिखा दिया, उनके पास में पूछ चुके हैं।
क्योंकि मैं, अगर आप फिर कहोगे तो मैं फिर दिखा सकता हूं, उन्होंने पढ़ भी लिए हैं, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ लिए, सब जगह शेयर भी हो चुके, और वो जैसे आएंगे जोड़ दूंगा। सर, मेरा पहला सवाल ये है, आप वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन से कब जुड़े थे? साहब ऐसा है कि मैं वायुसेना से 2008 फरवरी 29 को रिटायर हुआ था, और उसके बाद मैं दूसरी जगह नौकरी वगैरह करता रहा। लेकिन 2014 में जब सबसे पहले शुरू हुआ कि सतबीर सिंह साहब ने अपना लगाया था वहां पर डेरा जंतर मंतर पर, और फिर थोड़ी देर बाद लड़ाई होगी तो कादियान साहब ने भी एक लगा लिया। फिर 2015, 14 14 14। 14 में लग गया था वो, होते सारे शुरू हो गया था। अच्छा। तो वो उस समय जो है हम लोग, मैं जुड़ा हूं इनसे कोई जून एंड में, 25-26 जून होगा 2014, जिस समय मैं जुड़ा हूं इनके साथ, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के साथ। क्योंकि इनका आया था कि ना तो पॉलिटिकल और ना ही किसी अधिकारी के साथ हम जुड़ेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ जेसीओ जवानों की संस्था होगी। और यही पढ़ के, क्योंकि मेरी फौज में भी कभी कोई अच्छा मेरा प्यार मोहब्बत नहीं रही अधिकारियों के साथ, क्योंकि ना तो मुझे रेलवे की रिजर्वेशन कराने का शौक था, मुझे काम करने का शौक था, ना ही वो मूली बैंगन भिंडी अपने घर के वो किचन गार्डन में उगा के, और साहब के घर में, साहब बाजार में क्या मिलती होगी, मैं फ्रेश आपके घर में हर हफ्ते 2 दिन की तो सब्जी दे ही जाया करूंगा, सलाद के लिए मूली अलग से दे जाऊंगा। बहुत लगाई हुई है मैंने, दूर दूर तक खेती की हुई है। तो वो काम भी नहीं था, मेरे घर के बाहर उजाड़ ही रहता था, तो सिर्फ काम किया है, वहां भी कोई यारी दोस्ती नहीं। तो जब मैंने इनका ये देखा और काफी प्रचार हुआ, फिर मेरा कांटेक्ट में आया एक जेडलो वरदराजन है चेन्नई से, उनके कांटेक्ट में आया। फिर उन्होंने इनके साथ मेरा जो है फोन नंबर वगैरह एक्सचेंज करा के, कि भी ये नोएडा में रहता, उस समय नोएडा में रहता था, तो मेरी बातचीत वगैरह हुई, और मैं 2014 जून एंड में एक तरीके से इनके साथ जुड़ गया था। मुलाकात मेरी जो पहली हुई वो करीब 30 या 31 जुलाई के आसपास हुई, पहली मुलाकात वीर बहादुर से। क्योंकि वो आगरा में रहता था, मैं दिल्ली में था, तो कभी हमारी ऐसी मुलाकात हुई नहीं, क्योंकि मैं कुछ था भी नहीं उस समय, मैं अपना ही सब कुछ करता था। उसके बाद में हमारा एजिटेशन बहुत तेज हो गया 2 अगस्त के बाद में। लेकिन इस सबसे पहले आपने कुछ शब्द बोला बॉस, वो मेरे को मतलब कचोट रहा है, और मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। मैं अपनी कहानी बताने से अच्छा है कि मैं, जो आपने कुछ शब्द बोले हैं 2-4, वो मुझे कचोट रहे हैं, और मुझे मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसका जवाब दूं आपको। तो उसके बारे में बोलते हुए आपने कहा कि जो श्रीमान एडवोकेट साहब यादव जी हैं, क्या नाम है हाँ, उनका? शीश राम यादव जी, शीश एडीसी राम, थी। मैं श्री भगवान बोल रहा, शीश राम यादव जी, मैंने भी वो वीडियो देखा है। उन्होंने कहा कि मैंने 1 घंटा बातचीत की। इसका मतलब है कि इन दोनों एसोसिएशंस का, एडीसी और वॉइस, इन दोनों का अंदर ही अंदर बहुत अच्छा वो है। अगर वॉइस के जनरल सेक्रेटरी ने, जो अपने आप को जनरल सेक्रेटरी कहलाना पसंद नहीं करते हैं, सेक्रेटरी जनरल कहलाना पसंद करते हैं, अगर सेक्रेटरी जनरल साहब ने 1 घंटा इनसे बात की है, तो फिर ये पिछले 9 साल से एक दूसरे के खिलाफ मीडिया में आके जो बोलते हैं, जो सोशल मीडिया पे आके बोलते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में बातें करते हैं, और कोर्ट केस दोनों ने लगाए हुए हैं एक ही चीज के लिए। दोनों जब इतना लगाव है, इतना प्यार है, अपने अंदर की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो इन्होंने क्यों 2 केस किए हुए हैं? दोनों एक दोनों पार्टीज जो हैं, एडीसी भी और वॉइस भी, एक एक सीनियर वकील कहते हैं वो, हाई कोर्ट के सीनियर वकील हमने लगवाए हुए हैं। एक पार्टी कहती है कि हम उनको 1.5 लाख देते हैं, 2 लाख देते हैं, चेक भी आपको आपको दिखाए गए हैं सोशल मीडिया पे उन्होंने, कि हमने दिए हैं। और उधर जो दूसरी पार्टी है एडीसी, वो कहती है कि हमारी वकीलों की पार्टी है, हम खुद लड़ते हैं, और उनके जो चेयरमैन हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, जो भी कहिए, प्रेसिडेंट हैं मेंदियान जी, सार्जेंट मेंदियान रिटायर्ड, डॉक्टर मेंदियान वो, जी, हाँ एयरफोर्स जी, के वो पूर्व खुद, वायुसेनिक। जी वो खुद सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई एएफटी वाला लॉयर नहीं जाता। जब वो अपने आप को लिखते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूं, तो मतलब हाई कोर्ट के लॉयर से ऊपर हैं। तो वो खुद क्यों नहीं जाके वो अपना केस लड़ते हैं? क्योंकि उन्होंने एयरफोर्स के अंदर कम से कम 20 साल नौकरी की होगी, उनके पास 20 साल का तजुर्बा है प्रैक्टिकल के, एक जवान को
एमएसपी मतलब कठिनाई के लिए होता है, क्या क्या कठिनाइयां होती हैं सर्विस के दौरान। मगर वो अगर एक थर्ड पार्टी वकील को लेके आते हैं जिसे कुछ नहीं पता है, फौज क्या है, एमएसपी क्या है, क्यों दी जाती है, उनको हर चीज आपको समझानी है। लेकिन आपको तो खुद समझ है, आप सीनियर वकील हैं, सब कुछ है सुप्रीम कोर्ट के, आपको आके आगे लड़ना चाहिए था, आपको आगे इसको करना चाहिए था। और दूसरी पार्टी जो है, जो अभी इस समय ये कह रहे हैं कि मैंने 1 घंटे तक बात की, भाई जब तुमको एक दूसरे को आंखों नहीं सुहाते हो आप लोग, तो फिर आपने 1 घंटा कैसे बात कर दी? मैं मान ही नहीं सकता हूं। मैंने करीब 1.5 से 2 साल वीर बहादुर के साथ काम किया है, वो कभी भी किसी इंसान के साथ बात नहीं कर सकता। अगर मैंने वीर बहादुर को 2016 जुलाई में शायद छोड़ दिया था वॉइस को, जब इनकी 9 अगस्त से इनकी रैली थी अमृतसर टू दिल्ली, जो कि चंडीगढ़ आते आते फिस हो गई थी, उसके आगे आ नहीं पाई और फिर खत्म कर दी गई वहीं चंडीगढ़ में। थोड़ा सा चलाया था, करनाल तक लाए थे, फिर आगे वहां कुछ नहीं मिला तो इन्होंने फिस कर दी थी। उस आदमी से अगर हमारी मतलब बातचीत टूटी है, आज तक, अभी तक फोन की बात और अगर आमने सामने भी है तो हमारी बात नहीं हुई है। वीर बहादुर भी वैसा आदमी है और मैं भी वैसा ही आदमी हूं। हम टूट सकते हैं, कट सकते हैं, लेकिन किसी के आगे झुक नहीं सकते। और उसके लिए हम लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। और ये इंसान कह रहे हैं कि मैं 1 घंटे तक बड़ी आराम से बातचीत की, यारी दोस्ती वाली, तो इसका मतलब आप लोग पूरे सैनिक समाज को एमएसपी के नाम के ऊपर धोखा दे रहे हैं। अब मैं आपके सामने अभी, क्योंकि आज वो जुड़ रहे हैं, क्या अगर जुड़ रहे हो तो मैं चुप कर जाऊंगा वहीं पर, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं सर अभी हमारे जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के जो सम्मानित हैं जनरल सेक्रेटरी वीर बहादुर साहब का अभी तक कोई मैसेज नहीं है, मैं देख रहा हूँ। सर मैं हाँ हाँ एक शब्द आपने बड़ा, जैसे आपने चुभा, आपको तो चुभा, मेरे को अच्छा लगा एक शब्द मैं भी आपको बोलना चाहता हूँ, जिससे हमारे तीनों सेनाओं के जो पूर्व सैनिकों समझ सके। मैं कपिल फौजी, मैंने तीनों सेनाओं का नमक खाया, बहुत ही कम इंसान होंगे, मैंने तीनों सेनाओं को बहुत नजदीक से देखा। अंडमान और में जब रहे हो मैंने ना? हाँ वायु सेना में देखा, तो हमारे तो एक सहायक प्रथा है, वो सबने बताया 24 इंच की साइकिल है, वो चीजें हैं। पर मैंने वायु सेना में भी देखा कि घर के आगे बगीचा लगा लेंगे, बैंगन लगाएंगे, उसके अंदर भिंडी लगाएंगे, और भिंडी ताजी ताजी तोड़ के कमांडर को खिलाएंगे, विंग कमांडर को खिलाएंगे, और छुट्टी निकल जाएंगे। या फिर वो जैसे ही पोस्टिंग आएगा उसका सामान उतरवाएंगे, और सामान उसकी गाड़ी में लोड करवाएंगे, उसका रिजर्वेशन करवा देंगे, रिजर्वेशन का ये करवा देंगे। अगर कोई कमांडर है, उसको सीएसडी से सामान लेके आना है, तो मेरा जैसा चाटुकार जाके खड़ा हो जाएगा कि नहीं नहीं बिल्कुल आप क्यों भीड़ में जा रहे हो, मैं स्टोर से ही सीधा सामान लाके दे दूंगा। क्या ऐसी चीजें हैं या नहीं है? बिल्कुल क्योंकि मैं तो बोल बिल्कुल। रहा हूँ मेरे, अरे अरे भाई, आप वही सैनिक हैं सर। माँ बिल्कुल, तो क्या हो गया, जिसमें झूठ की क्या बात है? चाटुकार हैं, हर जगह हैं। और ऐसे चाटुकारी हैं जो कि जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो 20 साल में छोड़ के भाग जाते हैं। सब और सुन लेना है जाके, भाई। मैं आपसे बता रहा हूँ भाई साहब, जैसलमेर और जो जोधपुर इधर जब हवाई जहाज लैंड करता है, उसमें 50 दिन के अंदर 50 डिग्री का टेम्परेचर होता है, 50 डिग्री उससे ऊपर होता है। और उस फर्श के ऊपर जो ये कंक्रीट बिछा होता है, जिसके ऊपर अगर हवाई जहाज खड़ा होता है, गर्मा गर्म हवाई जहाज का टेम्परेचर कितना होता है, उसी के अंदर उतरने के, पायलट के उतर के बंद किया, वहीं पर उसकी सर्विसिंग शुरू हो जाती है नेक्स्ट तैयारी के लिए। मतलब उस गर्म उसके अंदर भी काम करते हैं लोग। वो लोग सब 20 साल में छोड़ के चलते हैं। महान महा एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो इंजन फिटर, एयरफ्रेम फिटर, इलेक्ट फिटर, इंस्ट्रूमेंट फिटर, ये सब जितनी ट्रेड्स के होते हैं फिटर, ये वहां पर इतनी चिलचिलाती गर्मी के अंदर, इतने चिलचिलाते कंक्रीट के ऊपर वहां पड़ लेटे हैं नीचे, कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन वही 20 साल के बाद में इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि प्रमोशन नहीं मिलती है। और जो चाटुकार हैं, ये जो भिंडी मास्टर हैं, बैंगन मास्टर हैं, रिजर्वेशन मास्टर हैं, साहब आ रहे हैं तो उनको जानते नहीं है, कभी मिले नहीं, कभी नाम नहीं सुना कि हमारा सिग्नल, जैसे मैं सिग्नल से था कि सिग्नल अफसर पोस्टिंग आ रहा है, तो 3-4 चाटुकारों की जो टोली होगी, उनके आने से पहले ट्रक आ जाता है, तो उसके ट्रक का सामान उतारने के लिए उनके घर के लिए वॉलंटियर खड़े होते हैं। और वो जा रहा है कोई पोस्टिंग, तो उसका चढ़ाने के लिए कि साहब आप एयर हेडक्वार्टर जा रहे हो तो मेरी पोस्टिंग एफआरओ से करवा देना। और इनको फिर सर मैं छुट्टियां भी आपको, मिलती हैं। आप चौंक जाएंगे, क्योंकि सर मैं सवाल भी उसी से मैं बनाऊंगा और उसी से आप चौंक जाएंगे। कपिल फौजी ये जानकारी लेके कहां से आया? जी मैं
मैंने बहुत सारा सर्च किया है। आज दोपहर बैठ के मैं बाहर से ही आया था, 7-8 घंटे का सफर करके। मैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के फेसबुक पेज पे गया हूं और ये जानकारी किसने डाली है फेसबुक पे, ये मुझे तो कुछ नजर नहीं आ 2015 रहा के भाई। आंदोलन की, एक एक पैसे की। और एक पोस्ट नहीं है सर, बहुत सारी पैसे की पोस्ट है। क्योंकि आप अगर कहते हो कि 2015 में थे, ये बिल्कुल सिंपल, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है और एक एक पैसे का हिसाब दिया हुआ है। और लास्ट में यस बैंक के अंदर इसमें यह भी बताया गया अभी 6 लाख से ऊपर पैसा। तो जी, 2015 में क्या आप ये कैशियर थे? मैं ट्रेजरर था और कैशियर थे। मैं रोजाना जो है ये बनाकर डालता था। और इसका कारण अगर जानना चाहेंगे तो कोई और भी सम्मानित सदस्य हैं, खाली वीर बहादुर ही नहीं, उन सब के भी आप इसका जो है अपने यूट्यूब के अंदर जो पोस्ट वाला आता है ना साहब, उसके अंदर पोस्ट कर दीजिए इसकी इमेजेस डाउनलोड करके। मेरे पास तो इसकी पूरी की पूरी मैंने स्टोर करके रखी है। मेरे को अपनी हार्ड डिस्क खोजनी पड़ेगी कहाँ से निकलेगा ये माल। मेरे पास तब की सारे स्क्रीनशॉट नहीं, मैंने तो बनाई है ये। मैं सारा दिन वहां पे जंतर मंतर पे हरपाल सिंह एंड पार्टी के साथ रहता था। उसके बाद रात को आके ये बनाता था। क्यों? क्योंकि मिस्टर पुरुषोत्तम वैष्णव, सार्जेंट पुरुषोत्तम वैष्णव, अब आजकल वो 30,000 के डॉक्टर बन गए हैं, डॉक्टर की पदवी ले ली है उन्होंने। ये पालम के हैं, जो कि वॉइस का सबसे पहला प्रेसिडेंट था। आप एडवोकेट की बात कर रहे हैं या बैंक वाले की बात कर रहे हैं? वो भूदेव वैष्णव है एडवोकेट तो। एडवोकेट तो भूदेव पर, ये हाँ, पुरुषोत्तम वैष्णव, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम वैष्णव, मैं समझ गया। जी, सार्जेंट पुराने साथी पुरुषोत्तम सब वैष्णव जानते हैं। वो थे। ठीक है। इन सब ने बहुत बड़ा हंगामा किया कि भाई पैसा खा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं। इन्होंने पालम में एक मीटिंग की, मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ, इसी फेडरेशन के अंदर है वो बंदा। फेक फेडरेशन में आजकल वो इलेक्शन, ऑनलाइन इलेक्शन कहीं दुनिया में नहीं होते, उन्होंने ऑनलाइन इलेक्शन किए और जीत गए। राजदीप वर्मा भी वहां पे था उस समय। ये सैनी तो शायद रिटायर भी नहीं हुआ था। भूदेव वैष्णव था वहां पे, डॉक्टर राजा राम वर्मा था वहां पे, और भी 30-35 वायु सैनिक थे वहां पे। वायु सैनिक, नेवी के, आर्मी के लोग थे वहां पे रात में, जहां पे कि ये मीटिंग कराई गई थी। उसके अंदर मैं और वीर बहादुर पहुंचे थे। मुझे बुखार था, मैं फिर नोएडा से अकेला गया था वहां पे रात में। और बुखार के अंदर इन्होंने करीब 1.5 घंटा मुझे और वीर बहादुर को जलील किया वहां पर। वीर बहादुर कुछ नहीं बोल रहा था तो मुझे खड़ा होना पड़ा, क्योंकि पैसा सारा जो भी था मेरे पास आ रहा था, मैं उसका हिसाब किताब दे रहा था वीर बहादुर को। जब मैंने खड़े होकर बोलना शुरू किया तो वैष्णव, पुरुषोत्तम वैष्णव वहां से भाग गया, क्योंकि उससे पहले वो बहुत बड़े बड़े इल्जाम और बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। और आखिर में सारा सैनिक समाज सुने, आज सॉरी हाथ लग गया मेरा, सारा सैनिक समाज सुने, आखिर में जो डिसीजन हुआ वो ये था कि आज से पहले तक जो हुआ, मतलब जितना हजारों लाखों रुपया जो भी इनके पास आया था, वो जाने दो खू खाते में, उसका कोई हिसाब किताब कोई नहीं मांगेगा। लेकिन आज के बाद जो भी होगा उसका हिसाब किताब रोजाना के रोजाना जो है फेसबुक पेज पे आना चाहिए। और जिस दिन तक मैंने ट्रेजरर का काम किया, मतलब मैंने जब ट्रेजरर पद से रिजाइन कर दिया, इन्होंने मेरे साथ दगा किया और मैंने रिजाइन किया, तब मैंने बंद कर दिया था। और उसके बाद से आज तक किसी ने एक पैसे का नहीं डाला। और मैंने एक एक पैसे का, अगर मेरे पास नाम नहीं आया बैंक की तो वो उसके सर मैं अंदर। बाद में पूछूंगा सर, वो तो खिचड़ी बन जाएगी। आपने डॉक्टर राजा राम पालम का नाम लिया जी सर, उसका मैसेज मेरे पास में शाम को आया हुआ है और उन्होंने एक रील भेजी है हनुमान की, वो थोड़े से भक्ति में है और मैं बहुत अच्छा मानता हूं, देख लो सर। मैं तो हनुमान की, नहीं नहीं मैं सर, नहीं नहीं साहब, तो बात है। राजा राम यादव साहब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे इस सर्विस हम्म, में, जवानों की सर्विस के लिए। जबकि वो मेट्रो के अंदर हिंदी ऑफिसर हैं, फर्स्ट क्लास गेस्टेड ऑफिसर हैं, हिंदी अफसर। और डॉक्टरेट की हुई है उन्होंने, और गाने का शौक है, ये सब काम करते हैं। उन्होंने स्कूल भी खोला है अपना बिहार में। सब कुछ अलग बात है। उनका जो है पूर्व सैनिकों की मदद करने के लिए दिल से उनकी इच्छा रहती थी। वो आते भी थे जंतर मंतर। लेकिन ये जो मक्कारियां हुई, जहां पर कि वो जिन लोगों के लिए खड़े हुए और वही लोग उनके सामने नंगे हो गए कि ये झूठ बोल रहे थे, और किसी और के ऊपर, तलवार के ऊपर या
वीर बहादुर के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, और मैंने खड़े होकर, वीर बहादुर नहीं बोला, मुझे को खड़ा होना पड़ा, और मैंने खड़े होकर जब सारी बात सच सच बताई तो वो मीटिंग से भाग गया पुरुषोत्तम, और बाकी लोगों ने जो है वहां पर इस चीज को मोहर लगा दी कि साहब आज से पहले जो भी इन लोगों ने किया, पुरुषोत्तम ने, वीर बहादुर ने, या जो इनका ट्रेजरर था, जो कभी भी उसने आया ही नहीं, ना उसने कोई खाता खोला, ना कुछ किया, क्योंकि सारा पैसा जो था वीर बहादुर और पुरुषोत्तम के बीच में रहता था। जो भी कैश आया, कुछ आया, ये दोनों शाम को लेके चले जाते थे। जिसका दाव लग गया पहले, उसने कैश उठा लिया। एक तरीके का ये था वहां पर, जैसे कि ये होता है ना कि सर आज, हम अपने जो मेन चीज उससे भटक रहे हैं कहीं ना कहीं। जी जी, सर चलिए मैं अपनी बात बंद करता हूँ, यहीं पे समाप्त करता हूँ साहब। हमें ये बताओ सर, आप जब वाइस से जुड़े, आप तो जंतर मंतर पे जो धरना चला, ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन का, उसी के अनुसार आप जुड़े और आपको ट्रेजर बने, आप आए, और उस समय जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी 10 दिन की भूख हड़ताल पे बैठी थी। सर थोड़े शब्दों में उत्तर दो उसका। देखिए, मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ कि सबसे पहला जो प्रोग्राम हुआ था उसके अंदर साबका सैनिक संघर्ष कमेटी भी आई थी, और वो था 2 अगस्त 2014 का। 2014 में जो 2 अगस्त को पहला प्रोग्राम हुआ था वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन का, उसके अंदर सबसे बड़ा घपला किसने किया? एडीसी ने। एडीसी। क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं एक साथ मिलके आई थी। तो एक तारीख शाम को, या हाँ नहीं, हाँ 1 तारीख शाम को सुबह, हमारी 1 तारीख को वो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसके अंदर ये डॉक्टर मेंदियान जो है वकील, एडीसी का चेयरमैन है, ये ये भी वहां सरकारी पे आया सरकारी है। वकील है, सरकारी वकील है। आजकल एएफटी का वकील है, ये एएफटी में अच्छा, सरकारी सरकारी। वकील है। तो ये भी वहां पे आए, और इन्होंने, हमारी जो संस्था थी उसके अंदर ये था, वॉइस के अंदर हमारा जो मानना था, नो पॉलिटिक्स नो ऑफिसर्स, इसलिए मैंने उनको ज्वाइन किया था, और हम उसी के ऊपर चल रहे थे। लेकिन मेंदियन साहब ने जब आके वहां पे बोला कि हम अफसर को भी सैल्यूट करते हैं, हम जवान को भी सैल्यूट करते हैं, हम नेता को भी सैल्यूट करते हैं, अभिनेता को भी सैल्यूट करते हैं, तो इन्होंने हमारी प्रेस मीट का वहीं पे सबसे पहले तो किया बंटा ढार, जो कि एक हमारे जो सोच थी उसके हिसाब से चल रही थी, उसको पूरा इन्होंने पानी डाल दिया, ठंडा पानी। उसके बाद जब ये लोग वहां से निकले, ये सीधे पहुंचे जंतर मंतर। आपने देखा होगा अभी भी लंगड़ा के चलते हैं, एक अपने मुनीम जी हैं टेंट वाले, मुनीम जी टेंट वाले, ये उनको लेके, और इन्होंने कहाँ पे टेंट लगेगा, क्या लगेगा, सब कुछ वो इन्होंने किया। और वहां पर हमारे पास पैसा नहीं था, इन्होंने जो है एक्स्ट्रा वहां पर लाउड हेलर चाहिए हमको, एक्स्ट्रा कुर्सियां लगा दो, एक्स्ट्रा ये कर दो, एक्स्ट्रा वो कर दो, इस तरीके से इतना खर्चा बढ़ा दिया। और ऑर्डर देके ये लोग वहां से निकल गए, हम देंगे पैसा, हम देंगे पैसा। और 2 तारीख को दोपहर होते होते, सुबह 8-9 बजे शुरू हुआ वो धरना, 9 बजे, और शाम के 2 बजते बजते इन्होंने, इनका एक बंदे मेंदियान या दूसरे किसी ने आके अनाउंस कर दिया, कोई चंदा नहीं देगा, किसी को चंदा देने की जरूरत नहीं है, ये हमारा फोन नंबर है, इसके ऊपर कांटेक्ट करो। मतलब इन्होंने शरेआम बदमाशी करते हुए वहां पर उसको तोड़ दिया। उसके अंदर ये सुरिंदर कमांडो भी था आपका इनके साथ, एमएलए, जो एमएलए आम आदमी सुरिंदर पार्टी का। कमांडो, ये विनय मिश्रा, ये सारे के सारे थे उस समय। विनय मिश्रा सुबह से हमारे धरने में नहीं आया, वहां बैठा हुआ था सतवीर के वहां पर। और शाम को जब वो देने गए हैं 2 बजे के करीब, मेमोरेंडम के लिए हम लोग निकले हैं, तब वो हमारे साथ साथ चल पड़ा। और वहां भी वीर बहादुर और मैं तो पीछे रह गए, ये लोग भाग भाग के जो है सारे के सारे सबसे आगे चलने लग पड़े। तो इस तरह की गद्दारी की इन लोगों ने। अब आती है बात के साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जो किया, मैं वहां पर था साहब, और जितने दिन ये रहे, कोई साबका का बंदा बोल दे कि तलवार सुबह सुबह नहीं पहुंच जाता था, कोई साबका का बंदा बोल दे कि रात के 8-9 बजे तक, 10 बजे तक अगर तलवार उनके साथ ना हो। जब सबका ने भूख हड़ताल करी थी जंतर जी मंतर पे, उस समय की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी, साबका वाले बता दें, कोई बोल दे बंदा, किसी को भी ऐसा लगता है कि तलवार झूठ बोल रहा है, दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूं। अच्छा, वहां पर जो पर्चियां काटते थे, ये तो भूख हड़ताल पे बैठे थे, वो पर्चियां कौन काटते थे? क्योंकि वाइस का तो पीछे टेंट लगा था, वाइस की पर्चियां थी। जी, सिर्फ वो ये इसके वो ऊपर क्या है? ये था कि पुरुषोत्तम वैष्णव जो असली ट्रेजर था वो कभी आया ही नहीं जंतर मंतर या कहीं भी, जिसको मतलब इन्होंने फर्जी बनाए हुए थे एसोसिएशन बनाने के लिए। उत्तराखंड का कोई साथ था, एक बार गए भी हम उसके घर जब उत्तराखंड गए थे, तो वो पर्चियां जो थी
पुरुषोत्तम वैष्णव कटवाता था। वो किस ये किस किस संस्था के नाम की थी? वॉइस के नाम से। ये जो 5 प्यारे बैठे हुए थे भूख हड़ताल पे, ये हमारे भिखारी, मैं तो कहूंगा भिखारी बना के इन्होंने वॉइस वालों ने बिठाए हुए थे। नायक ये हरपाल प्रकट साहब को। जी, जी, जी। ये सुबह 9 बजे आ जाता था पुरुषोत्तम वैष्णव, आके इनको रसीद की किताबें दे देता था कि पर्ची काटो, और अपना बैंक चला जाता था, क्योंकि साथ में ही है बैंक ऑफ बड़ौदा की बहुत बड़ी बिल्डिंग, वहीं पर उसकी नौकरी पोस्टिंग थी। वहाँ चला जाता था। फिर ये लंच के टाइम में एक बार आता था, थोड़ा-सा देख गया भी आज कोई दे के गया कि नहीं पैसा इन लोगों को, कमाई हुई कि नहीं हुई। इन्होंने अपने वो डब्बा जो सामने रखा हुआ है भीख के लिए, उसको खड़काया कि नहीं खड़काया, और फिर शाम को 5:30 पौने 6 बजे आके इनसे वो रसीद की बुक ले लेनी, इनसे पैसा ले लेना, और थोड़ी देर इधर-उधर घूम-घाम के और अचानक रफू चक्कर हो जाना। और जो जिसमें वो मुनीम की बात कर रहा हूँ टेंट वाले की, हमारा डेली का खर्चा 5,500 का वो टेंट का था। टेंट, माइक, बिस्तर, ये वो सब मिला के। वो शाम को 7 साढ़े 7 बजे आता था। उस समय ये होता ही नहीं था। ये पैसे लेके पहले ही रफू चक्कर हो जाता था। सर, अगला सवाल है, आपने डॉक्टर महेंद्रन का नाम लिया जो एएफटी के अंदर सरकारी वकील है, जी, और मैं भी जानता हूं, ऐसा नहीं है, जैसे हमारे गाजियाबाद से बहुत ही सम्मानित जनरल साहब है वीके सिंह जी, वो सांसद हैं। मैंने इनके साथ में उनके प्रचार में भी देखा है, उनको गुलदस्ते देखे देते हुए भी देखा है, सारी चीजें वो भी बाद में बात करेंगे। सर, जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की उस समय बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट से भी मुलाकात होती है बिल्कुल। और सैनिक प्रकोष्ठ से भी मुलाकात होती है, जी, आप वहीं पे थे, उन्हीं के साथ में थे, जी। और ये हरपाल है वहां भूख हड़ताल करते हुए रह जाते हैं, ये क्या चक्कर है? नहीं, 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 ये इसके अंदर जो था, हमारा कोई बीजेपी से मिलने का नहीं था, ना ही किसी के दिमाग में था उस समय तक। उस समय तक किसी के दिमाग में भी नहीं थी ये बात कि हम बीजेपी से मिलेंगे या कुछ। 2015 वगैरह में जिस समय वो भूख हड़ताल हमने की, तो एक साहब हमारे साथ आके जुड़े जिनका कि नाम है सूबेदार बीके झा। ये बीके कहीं साहब। रहते हैं किसी जगह पे दिल्ली में ही। तो ये साहब आके जुड़े, ये मतलब एक तरह से ऐसे थे कि इनको माइक पकड़ा दो और इनको बोल दो कि इस शब्द के ऊपर आपने 1 घंटा बोलना है, तो वो उसके ऊपर 1 घंटा कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो मतलब हमारे यहाँ माइक पकड़ने वाला कोई नहीं था जो माइक पे सारा दिन खड़ा होके बोल सके, तो हमको एक ऐसा इंसान मिल गया जिसको माइक चाहिए था। तो बीके जहाँ को मिल गया माइक, और हमको एक मिल गया बंदा जो डमरू घुमा रहा है। थोड़ी-थोड़ी देर के बाद काले अंग्रेज और ये और वो, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, वो सब करता रहेगा सारा दिन बैठ के। तो एक तरह से हमको जो है एक मदारी मिल गया, हमने मदारी रख लिया जो वहाँ पे सारा दिन मुनादी करता रहता था अपनी। ठीक है? लेकिन वो एक सोची-साची, सोची हुई, सोची-समझी साजिश के तहत हमारे बीच में घुसाया गया था बीजेपी के द्वारा। क्योंकि वो जो था अशोक ठाकुर के साथ, सार्जेंट अशोक ठाकुर, वो भी एक पूर्व सैनिक है, उसके साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ था। और हर बार जब भी काउंसलर वगैरह के इलेक्शन होते थे, वो बीजेपी से उससे टिकट मांगता था। वो टिकट के चक्कर में उसके पीछे-पीछे रहता था। टिकट नहीं अशोक मिलता ठाकुर था। के बारे में कुछ बताएंगे जिससे सबको पता लगे? जी, क्या? अशोक ठाकुर जी हैं जो पूर्व सैनिक है, क्या है मतलब, कहाँ से, हरियाणा से, दिल्ली से, कुछ बताएंगे आपको पता हो तो? अशोक ठाकुर जी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश से हैं। वायुसेना के सार्जेंट पद से रिटायर हुए, और शायद ज़्यादातर वो स्पोर्ट्स में रहे हैं वहाँ पे। हम्म, जैसे आपके यहाँ पे है ना पूना स्पोर्ट्स हम्म। वाले, एक साहब हैं, बहुत बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई हुई उन्होंने, वेटर उस वेटर टाइम पे। नाम देते हैं, हाँ, ट्रैक सूट वाली। हाँ, अफ़सर भी हैं जिसमें सारे के सारे। हाँ, तो उनका वैसे ही ये भी पैटर्न है। स्पोर्ट्समैन हैं, और इनका रिश्ता जो है वो रामलाल नाम है, क्या है? अनुराग ठाकुर जी के पिताजी का, जो मिनिस्टर हैं, उनके पिताजी का, जो कि हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। तो ये रिश्ते में भाई हैं। और ये जो हैं, जो कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, उनका इलेक्शन कैंपेन सँभालना, उसको आगे बढ़ाना, और उसको करते हुए काफ़ी ऊपर तक आए हैं। और इस कारण जो है, एक तो वो जो हिमाचल से बहुत सारी सीटें उस समय मिली थी बीजेपी को 2014 में, तो उन सब को लेके ये इनको नेफेड के अंदर डायरेक्टर का पद दिया। आप सुबह बोल गए हैं, एक उसके अंदर मैंने सुना कि ये उसके अध्यक्ष बनाया गया, नहीं अध्यक्ष नहीं है, ये सिर्फ एक
सरकार द्वारा नामित डायरेक्टर हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। सरकार द्वारा नामित डायरेक्टर हैं, और चलता है जहां भी कहीं भी मीडिया के सामने आना होता है तो जो उनके ऑफिशियल डायरेक्टर्स वगैरह वो नहीं आते हैं, क्योंकि इन्होंने बीजेपी का पक्ष साथ में जोड़ के, क्योंकि बीजेपी द्वारा नामित हैं तो बीजेपी के काम साथ में लेके आगे बोलना है। तो इसलिए प्याज का आपको याद होगा कि प्याज की कमी हो गई थी, प्याज बहुत महंगा हो गया था, तो उस समय भी यही आके प्याज के ऊपर सब वो अपना भाषणबाजी किया करते थे। तो सर इन्होंने ही बीके झा ने अशोक ठाकुर से मुलाकात करवाई। अशोक ठाकुर ने कहा कि नहीं नहीं, आप फौजी हैं, मैं भी फौजी हूं यार, आप फौजी का काम करो, मैं तो सिर्फ एक मदद कर सकता हूं कि सरकार तक आपकी बात जल्दी पहुंच जाए। मतलब उन्होंने ये घुसना तो है ना किसी तरीके से हमारे उसके अंदर, और हमें उस पार्टी की तरफ ले जाना था, लेकिन हम तैयार नहीं थे। और मैं सच कहूंगा, मैं झूठ नहीं कहूंगा कि वीर बहादुर तैयार था पहले दिन, नो, बिल्कुल नहीं। आप वीर बहादुर की पुरानी पोस्ट देख लो, किसी पोस्ट में भी आपको बीजेपी का साथ नहीं मिलेगा। लेकिन उस बंदे ने धीरे धीरे जो अफीम वीर बहादुर को चटाई, उसका असर तब नजर आया जब हमारी मुलाकात बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश से थे, मेरे को नाम नहीं उनका याद आता, बहुत बार सोच चुका हूँ, भूल जाता हूँ उत्तराखंड, पे। हाँ जी, उत्तराखंड के होंगे सर मेरे हिसाब से। उत्तराखंड के हैं। तो उस समय 15-16 में थे, और बीजेपी के जो पुराना ऑफिस था उसके साथ वाला घर उनका था, उसके साथ वाला घर उनका था। तो वहां पे हमारी मीटिंग करवाई, तो हमारी करीब 15-20 मिनट की मीटिंग थी उनके साथ, उनके ऑफिस के अंदर, जो बाहर उन्होंने अपना बनाया हुआ था ऑफिस। और उन्होंने कहा कि हम जो है कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, तो आप लोग उस मीटिंग में हमारे पास आइए, हम आपको डेट दे देंगे, उस दिन आइए। हम उस मीटिंग में भी गए, और मैं आपको अगर उस मीटिंग के अंदर जो हिसाब किताब था या उस मीटिंग के बाहर जो हिसाब किताब था वो बताऊंगा, और जो हुआ वो बताऊंगा, तो आप अचंभित रह जाएंगे। तो सर मैं बहुत छोटे सवाल ले आएंगे सर, बहुत, क्योंकि कहीं बैटरी ना डाउन हो जाए, नेट ना चला जाए। हम्म, क्योंकि हमारे जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के जनरल सेक्रेटरी हैं वीर बहादुर साहब, वो नहीं आए हैं अभी तक। उनको पता है मैसेज है, और वो भी अगर आ कोई जाते बात नहीं, तो कोई दूध का चिंता दूध और नहीं। पानी का पानी हो जाता। और मैं जहां एक पे आप चाहें, सुनिए, जहां पे आप चाहें मेरे को वहीं रोक दीजिए कि बात ज्यादा हो रही है। हम फिर कभी इसके ऊपर डिटेल में एक एक पॉइंट को आप जो अभी नोट कर लीजिए, मैं आपके साथ लाइव आके क्या नाम सर, मैं तो ब्लैंक कागज लेके बैठा। भर रहे हो ना, भरो उसको। मैं आपसे जब आप चाहेंगे उस समय एक एक पॉइंट के ऊपर हम 15-15 मिनट, 20-20 मिनट की जो है, तो मैं आपको डिटेल में हर चीज, इस जो पूर्व सैनिकों का आंदोलन शुरू से हुए हैं और आज तक का, और या जिस दिन हम बात कर रहे होंगे उस दिन तक का पूरा का पूरा ब्यौरा दे सकता हूं। सर खाली अगला अपना ही नहीं, दूसरे अगला जो सवाल है हाँ जी, कि जैसे मैंने अभी तक कहीं भी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के जनरल सेक्रेटरी वीर बहादुर का कहीं मैंने आज तक कोई पोस्ट या कोई आवाज मैंने सुनी नहीं है कि वो मेरे रुपये लेके भाग गया, ये लेके भाग गया, रफू चक्कर हो गया। जिस तरह से एडीसी के, और मेरे हिसाब से एडीसी के साथ में मैंने कभी देखा भी नहीं। ये जो शीश राम यादव जी हैं, एडवोकेट है, मैंने कभी देखा नहीं। पर अगर जो हाईकोर्ट में इनकी बात हुई है और कह रहे हैं कि आपको नोटिस दिया, पहले मैं नोटिस पे नहीं जाऊंगा, आपने वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन को छोड़ा क्यों सर? सीधी सी बात है। आप ये, मैंने वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन को इसलिए छोड़ा कि मैं जो है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन का दिल्ली के अंदर करता धरता था। अगर दिल्ली में कोई भी काम है, कुछ भी करना है, क्योंकि जो पालम वगैरह की टीम थी उनके हाथ से पैसा निकल गया, तो उन्होंने साथ छोड़ दिया, वरना सारा का सारा पुरुषोत्तम लेके जा रहा था, तो उनके पास जाना बंद हो गया। वो पैसा वीर बहादुर के पास कैश जाना शुरू हो गया। अगर वीर बहादुर ये कहे कि मुझे कैश नहीं दिया, तो वो सिर्फ इतना करे कि वो जो रसीद की बुकें उसके पास मैंने दी है ना, जो जितनी कटी हुई थी उसके बाद की, उनमें धीरे से पीछे मोड़ के देखा तो पीछे लिखा हुआ है मैंने, हैंडेड ओवर 80,000 रुपीज टू वीर बहादुर, हैंडेड ओवर 20,000 रुपीज टू वीर बहादुर, हैंडेड ओवर। अब वो चाहे उन पर्चियों को फाड़ के फेंक दे उसमें से, आई डोंट वो मैंने केयर। देख लिया, आपका पूरा डाटा उनकी वेबसाइट पे पड़ा नो, है। वॉइस ऑफ मतलब एक्स आई डोंट सर्विसमैन केयर, की वो कुछ भी कर लें। जो साइड है मैंने उसमें मैं आपने ही वो डाटा गे रखा है, पर उन्होंने आज तक वो डाटा डिलीट नहीं किया है नहीं किया। आपका।
नहीं अगर किया, वो आपने घेरा है, नहीं क्योंकि वो साइट तो आपने ही चलाई थी उनकी। जो पर्चियों में भी कैश थोड़ा बहुत आता था तो वो मैं वीर बहादुर को देता था, और वो पर्ची के आखिरी पर्ची जब मैं पैसे देता था उस समय जो आखिरी पर्ची कटी है उसके पीछे लिख देता था कि वीर बहादुर को मैंने इतना कैश दे दिया। या तो छोटी क्यों थी सर, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन छोटी क्यों थी? हाँ, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन छोड़ने का, जब मैं हर बार जब भी वीर बहादुर आया दिल्ली में, मेरी ही गाड़ी के अंदर हर जगह घुमा है। उससे पूछ लेना कहीं ऑटो का खर्चा या कुछ किया हो, वो मिलेंगे सिर्फ तो अपनी पूछेंगे सर, मैसेज कर रखा है, कल जरूर मिल पूछिए, जाएगा आप उनको पर्सनल। अलग बुला के पूछिए। तो वो मेरी गाड़ी में घूमा या नहीं घूमा, मैंने उसके तेल के जो उसमें तेल लगा उसके पैसे भी नहीं लिए हैं किसी से, ना ही कहीं डाले हैं, और ना ही किसी और को लेने देता था कि अपना खर्चा खुद करो। कोई बात नहीं, मेरा शौक है ना पूर्व सैनिक की सेवा करना, मैं अपना पैसा लगाऊंगा उसके अंदर, गाड़ी के अंदर, चल भाई हम जल्दी पहुंचेंगे। ये सब होते हुए वॉइस का जो मीडिया था, इसके साथ साथ खाली मैं ट्रेजरर नहीं था, पूरा वॉइस का मीडिया मैं संभाल रहा था। ये जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का ग्रुप है, इसके ऊपर जो फोटो लगी हुई है वो मेरी बनाई हुई है। जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन का पेज है उसके ऊपर फोटो देखिए, जिसमें एक सरदार जी बंदूक लेके, और ये सब जो है मेरी बनाई हुई है। कोई बनाने वाला नहीं आया, उन्होंने कोई चेंज भी नहीं किया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को याद रखने के लिए उन्होंने ये चीज रखी हुई है वहां पर। अब शायद बदल दे, मैंने बता दिया है तो कह नहीं सकता। ये सब कहने के बाद मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने एक रिलायंस के अंदर जब 4G आ रहा था, उस समय उन्होंने जो हमारे सिग्नल्स वगैरह के, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ज्यादा उसके अंदर एयरफोर्स और नेवी के जवान थे सिग्नल्स वाले, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने उनको रखा था 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, कि आपको इतने हजार रुपया महीना मिलेगा, 3 साल की आपकी नौकरी पक्की है। फौजी ठहरे फौजी, इनके ऊपर बिठा दिए अफसर, वही सिग्नल अफसर बिठा दिए, उन्होंने इनको रगड़ा दिया, ये रगड़ा खाते गए, और इन्होंने जो 3 साल में काम करना था इन पट्टों ने 1.5 साल में ही कर दिया। अब रिलायंस को लगा कि यार अब काम तो हो गया हमारा, अब इनकी क्या जरूरत है, इनको उठा के बाहर फेंको। वो जिस नाम लेते, मेरे को फुल फॉर्म नहीं पता, एफईओ थे। उन्होंने वीर बहादुर से किसी तरीके से कांटेक्ट किया। इनको पता था कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए या किसी राजनीतिक दल के नेता को मंच देने के लिए तलवारबाजी नहीं होगा, और बहुत पंगा होगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो इन्होंने एक सेपरेट फेसबुक पेज बना दिया, एक सेपरेट फेसबुक ग्रुप बना दिया एफईओ के लिए, और इन्होंने मेरे को बताया तक नहीं कौन कब आ रहा है, क्या हो रहा है, किसने कितना डोनेशन दिया, वहां पे मैं ट्रेजरर था, उसके अंदर एफईओ वालों से कितना पैसा लिया कि हम तुम्हारी मुलाकात करवाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट से। जंतर मंतर पे इन्होंने उसका रैली की एफईओ की, कि उनको नौकरी से ना निकाला जाए, उनकी नौकरी बरकरार रखी जाए। और उस रैली के अंदर भी बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट आए थे। मुझे ये बात पता लगी जब शाम को लोग बाग घर गए, 7 बजे लोगों ने पोस्ट करना शुरू किया, सुबह की फोटो जो थी वो पोस्ट करनी शुरू की, और जो पोस्ट कर रहा था वो मेरा बहुत ही अच्छा मित्र और मेरी लास्ट यूनिट में जम्मू के अंदर मेरे साथ था, सतीश। तो मैंने वहीं टोका उसको, मैंने कहा यार ये पुरानी फोटोएं क्यों शेयर कर रहे हो, क्यों वॉइस को बदनाम करना चाहते हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ी हुई है वॉइस। तो उसे बोला नहीं सर मैंने खींची है फोटो, आज सुबह की है। मैं कहा यार सुबह की, मुझे मतलब खबर तक नहीं होने दी गई कि ये बंदा पंगा करेगा, बीच में लड़ाई झगड़ा होगा, और ये नहीं करने देगा कि बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट आए वहां पर और आके भाषण दे। तो मेरे से छुपा के ये हुआ, और 7 साढ़े 7 बजे जो है, जो हमारा मेन ग्रुप था, जिसके अंदर की सभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष और ये और वो जो बड़े बड़े कद्दावर नेता थे वॉइस के उस समय, वो सारे के सारे उसमें थे, बड़ी बड़ी एसोसिएशन के भी जो जुड़े हुए थे। वहां पे मैंने इनके अच्छे तरीके से क्लास ली, बहुत गाली गलौज हुआ, फिर इन्होंने मेरे को उस ग्रुप से निकाल दिया, फिर ऐड कर दिया। फिर लास्ट में ये हुआ कि मैंने कहा मैं रिजाइन करता हूँ, आज मैं ऐसे जगह रह ही नहीं सकता जहां पर कि आप किसी पॉलिटिशियन को बीच में लेके आए, जहां कहीं पर आप कहें कि किसी अफसर को बीच में लेके आ रहे हैं। मैं ऐसी जगह पे रुक ही नहीं सकता, चाहे कुछ हो जाए। आप लोग ने ऐसा किया कैसे, आप मतलब जवानों के साथ कैसे गद्दारी कर सकते हैं, ऐसी गद्दारी मुझे मंजूर नहीं है। मैंने उसी दिन रिजाइन के लिए बोल दिया। सबने मेरे को मनाया कि सर एक बार आपकी और
जो आपने अपनी, मैं देख रहा था वीडियो आपका भी, आपने कहा कि एक किसी कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर, कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं, वो कॉन्फ्रेंस कॉल में हमारी मीटिंग हुई थी, और जैसे ही सभी लोग थे उसके अंदर, जो मेन नेता थे सारे थे उसके अंदर कॉन्फ्रेंस कॉल में, और जैसे ही मैंने जाके जय हिंद और नमस्कार और राम राम बोला, उसी समय वीर बहादुर, उसके साथ साथ उसकी पूंछ बीके झा, उसके साथ साथ एक झारखंड का था, 3-4 जो हैं उसी समय कॉल छोड़ के भाग गए। तो मैंने कहा, उनको बोला बाकियों को, एक आंध्र प्रदेश के थे, हमारे साहब हैं, कौपल साहब हैं रिटायर्ड, जेडलो वरदराजन उसमें था। मैंने कहा यार, मेरा मजाक बढ़ाने के लिए तुमने क्यों बुलाया? इनकी औकात नहीं है कि सच सुन सकें, मेरे से बात कर सकें। अगर तब नहीं थी इनकी औकात, तो आज भी नहीं है कि मेरे सामने। मैं आज चैलेंज करता हूं भाई साहब, यहां नहीं आए ना, पूरा सैनिक समाज सर आवाज उठाए, पूरा सैनिक जब कि तलवार और वीर बहादुर को खड़ा किया जाए इलाके किसी मंच पर, और पूर्व सैनिक जो भी आ सकते हैं आके बैठेंगे या लाइव देखेंगे उसको, और अपनी अपनी बात रखें, आमने सामने बात करेंगे, तभी पता चलेगा ना कौन सच्चा है। वो ऐसे तो तो सर, मैं देखो मैंने आप दोनों के पास में लाइव भेजा है, वो जी जी जुड़े सब, नहीं अभी तक, तो जुड़े नहीं अभी तक, कोई नोटिफिकेशन नहीं, आते ही मैं उनको ऐड कर दूंगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं। सर आपने वॉइस छोड़ी क्योंकि ये एक राजनीतिक पार्टी में चले गए, पहली जी बात आपने जी इस्तीफा दे दिया। उसके बाद इनकी जो मीटिंग हुई कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई, पाड़म में, आपका कहने का मतलब वहां पर नहीं नहीं नहीं, आपने, ना ना ना, कॉन्फ्रेंस कॉल, हॉल अच्छा नहीं, कॉल, फोन के ऊपर 20-25 लोग जुड़े हुए थे एक ही फोन के अच्छा ऊपर। अच्छा, कॉन्फ्रेंस कॉल, हॉल नहीं, कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल पे कोई कोई चेन्नई कोई से, कोई हैदराबाद से, कोई झारखंड से, कोई बिहार से, कोई पंजाब से, हर तरफ से लोग जुड़े हुए थे उसमें। जैसे कि एक बैल पाला हुआ है उसने, वीर बहादुर ने एक बैल पाला हुआ है, वो लुधियाना में रहता है, वो भी जुड़ा राजीव हुआ था। बैन जी, जानते हैं हमको, अच्छा। राजीव बैल है, वो तो भी सर था आपने ताकि, आपने जो इनके अकाउंट थे, जो इनके बैंक थे, जो भी कागजात थे, जड़ी बूटी जो भी थी, जो भी कहते हैं, क्या आप उनको अपने साथ में ले गए थे या इनको दे दिए थे? मैंने जो दूसरा ट्रेजरर मैंने चुना, कौन बनेगा, किसको दूंगा मैं, क्योंकि वो बंदा अच्छा, बहुत ही, मतलब फिर भी आपने हाँ आपने हाँ, चुना ट्रेजर वाइस में भी, कि भाई सिंसियर आदमी होना चाहिए ना, ये ना हो कि चूना लगा दे। मतलब आपने छोड़ते वक्त भी मतलब पूरी दमदारी दिखाई है वाइस में कि ये वाइस मतलब हाँ हाँ, केसीआर रहेगा। ये ट्रेजर बनाए जाने चाहिए। कोई ऐसा बेवकूफ किसी अंडी खंडी को कैसे दे के आ जाऊं यार, क्योंकि वो लड़का खुद एक बिल्डर है, शंभू कुमार, नेवी का है, शंभू कुमार, सोनू कुमार, शंभू कुमार है नेवी का, उसको मैंने दिया है, और सारा सामान जो है, जितनी पर्चियां, जो कुछ भी मेरे पास था, सारा का सारा उसके घर के अंदर, घर में जाके दिया, उसको हैंड ओवर किया है। उसके बाद, क्योंकि तब तक मैं ट्रेजरर था हर जगह पे, इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाया, मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिया है उसके अंदर, कि बाद में मेरा नाम हटा देना आप उसमें से, क्योंकि अब बैंक अकाउंट खुलवाना है। वो ये जो ये था इसका यस बैंक वाला, उसमें पंगा चल रहा था, कुछ ना कुछ हो रहा था, दिक्कत आ रही थी, तो इन्होंने आईसीआईसीआई में खोलने के लिए, आईसीआईसीआई बैंक ऑफ बड़ौदा में खोला है, किसी एक में खोलने के लिए था, तो वहां पे मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड और सब कुछ दिया है साइन करने के लिए, क्योंकि मैं तब तक मेंबर था वहां पे, उसके अंदर मेरे सिग्नेचर्स हैं, और मैं अपना लाइसेंस वगैरह जो था, उसके घर में वो स्कैनर था, स्कैनर प्रिंटर था, उसके अंदर ही भूल के आ गया था वापस, जो कि उसने मेरे को 1-2 महीने के बाद मेरे को मिले, तो फिर वापस मेरे को कर दिया। उसने फोन करके बोल दिया, सर आप अपना सामान भूल गए हो, ये ले लो आप, क्योंकि बहुत अच्छा सर बंदा है वो। ये तो देखो अपने हजारों पूर्व सैनिक देख रहे हैं, क्योंकि आपके पास में जो कागजात थे उनके पास में पहुंचा दिए, एक भी कागजात आप लेके नहीं गए। जैसे अभी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन में जैसे जो स्टैंप है, वो जो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन को जो समर्थन पत्र आए थे, जो जाट धर्मशाला से एक जोधपुर से एक डूडी जी, वो पूरी फाइल को जयपुर रख गई, हैंड ओवर और कर रहे जयपुर वाले को ईमेल भी की है कि भाई वो पूरे कागजात, पूरी स्टैंप आप जमा करवाओ, वो जमा नहीं करवा रहे। पर आपने नैतिकता का इतना तो परिचय दिया कि आपने उनके पूरे कागजात उनको दिए और सब कुछ अपने किया। हिसाब से केशियर बना। पहली बात तो यह हो गया यहाँ साफ हो, ये तो देखो सैनिक बताएंगे बिल्कुल साफ। अब आती है बात की सर, देखो मैं तो मैं किसी पे विचार नहीं थोप सकता, मैं अपने विचार के हिसाब से कह सकता हूं, क्योंकि जब किसी की दाल नहीं गलती किसी व्यक्ति पे, तो उसको बदनाम करना शुरू कर दो।
और बदनामी के लिए सबसे पहले आएगा पैसा, कि ये पैसा ले गए, ये पैसा ले गए, ये पैसा ले गए। तो ये तो सच बात है कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन उस समय बीजेपी में जा रही थी और चली गई थी, चली और गई। वहां पर वो पूरी चली गई थी, उसमें आपने रोक लगाई तो आपके ऊपर वो सारे चढ़ावा करे, और चढ़ावा करते हुए एक तरह से कि इसने पैसा खा लिया, ये खा लिया। जबकि मैं ये भी जानता हूं कोई भारी तो पैसा नहीं है, कोई अरबों खरबों 100-200 करोड़ का नहीं है इसमें। एक मान लो 20-30-50 हजार रुपया लेकिन भी खा लिया तो उसकी लेकिन ये कपिल भाई एक बात, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता होती है जिसको कि आप नहीं सुधार सकते। मैं वॉइस का ट्रेजरर था, वॉइस के यस बैंक से जो भी पैसे की रसीद आती थी वो मेरे नाम पे आती थी। इन लोगों ने मेरा ईमेल आईडी चेंज नहीं करवाया, मेरा मोबाइल नंबर चेंज नहीं करवाया, मेरे छोड़ने के बाद भी मेरे पास आती थी। मैंने कभी किसी को जाके ये नहीं बताया कि वॉइस वालों ने 50,000 निकलवा लिया, उनके पास 2 लाख रुपया आ गया उनकी कॉल का। मैंने वॉइस साबका में हूँ, किसी से पूछ लो, अभी भी आ जाते हैं मेरे पास उनका सब कुछ। यस बैंक का मतलब खाली ये पड़ा है अकाउंट, आप मैं आज बोल देता हूँ खाली पड़ा है वो अकाउंट। तो मैंने किसी को जाके नहीं बताया क्योंकि वो मेरी नैतिकता थी, मैंने उनको छोड़ा है। लेकिन मेरे अपने भी कुछ असूल हैं, वसूल उन असूलों के कारण इन्होंने जब मेरे ऊपर ये कह रहे हैं, जैसे कि आपने पहले भी बोला, मैं छोड़ूंगा नहीं, आप चाहे उसे काटने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इसने मेरे को भेजा था नोटिस, एक लेटर भेजा था, मैंने जवाब नहीं दिया कि आप एक्शन लो ना। मैं चाहता हूं कि आप पुलिस स्टेशन में जाएं, एफआईआर करें, आप कोर्ट में जाएं, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी तो वही होगा। हम कोई बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं है कि कोर्ट को अंदर मजिस्ट्रेट खरीद लें या कुछ कर लें। हम सब 20,000, 30,000, 40,000 पेंशन लेने वाले लोग हैं, और ना ही हमारे माँ बाप इतना कुछ छोड़ के गए हैं पीछे। मतलब सर सारी चीजें देने के बाद में आपके पास में नोटिस पूछा दिया, मतलब वो मतलब एक राजनीतिक ये पार्टी में जाने, ये मेरा गला बंद करने के लिए, मेरा मुंह बंद करने के लिए हाँ कि कि सर हम बड़ा बीजेपी दोस्तों। में चले गए, हम राजनीतिक पार्टी का दामन थाम लिया और अब इसका मुंह बंद कर दो, इसको कैसे करें चोर। मेरा एक वाक्य याद है, मेरे हिसाब से 12 मार्च की बात है, जंतर मंतर पे एक सोनीपत के पूर्व सैनिक 31,000 रुपये लेके आए थे, जी और उनको नहीं मालूम था इनका धरना का। हमारा उस समय थोड़ा सा पुणे में चला गया और वॉइस ऑफ एक्स वो तो सर्विसमैन की रैली वो थी, वो अच्छी मैंने बात है लगवाया करने था, दो। मैंने तो साइड में वहां मैंने पर लगवाया उन्होंने, था। हाँ मैंने आगे माइक बंद करवाया था कि माइक नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, उनको बोलने दो, आए हैं धरना करने के लिए, उनको करने दो अपना। करने दो, हम एक दिन नहीं बोलेंगे। मतलब हाँ, मतलब वहां पे कोई अच्छी मतलब पूर्व सैनिकों ने पूरी उनकी जो जंतर मंतर में धरना चल रहा है उन्होंने पूरी हेल्प करी, अपने पुणे में बैठ गए हुए चाय पीने पीते रहे। तो एक सोनीपत की टीम आई थी सर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, वो 31,000 रुपये लेके, और उन्होंने जाके वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की रैली थी उसमें जाके पूछा कि कपिल फौजी, तो वहां पे पता नहीं कौन जो पर्ची काट रहा था, उन्होंने कहा कि कपिल फौजी यहाँ पे नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं, और आप यहाँ कुर्सी पे बैठो। थोड़ी देर के बाद में उनको बोला कि हमारी कपिल से बात होगी, आपने कुछ देना तो यहाँ दे दो, और उन्होंने 31,000 रुपये दे दिए सर। सर वो 3 महीने में जाके निकले, वो 3 महीने में पहले तो उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि देंगे नहीं देंगे। कोई गाजियाबाद से है देव कुमार जी, वो बोले कि आज आ रहा हूं, कल आ रहा हूं, आज केसीआर नहीं है, आज साइन नहीं हुए, ये नहीं सर, ये तो देखिए होगी साहब। देखिए मैं उसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। वीर बहादुर ने जो नंबर दिया था वो दिया था अपने लीगल एडवाइजर का। लीगल एडवाइजर भी नहीं है, मीडिया इंचार्ज है। जो एडवोकेट देव देव है, वो मीडिया इंचार्ज है, जो कि उनका इस समय सारा ये वेबसाइट और ये सब कुछ संभालता है। ठीक है। अरे भाई, पैसा लिया किसने? शंभू कुमार ने, जो उनका ट्रेजरर है, अभी भी है वो ट्रेजरर जिसको मैं बना के आया था। मैं ऐसे आदमी को बना के आया था कि जो आज तक चल रहा है वहां पर। शंभू कुमार अभी भी है, अब नजर नहीं आता, बोलता नहीं है, कुछ नहीं है, शांत हो गया हो। तो उसको उसका नंबर नहीं दिया, नंबर दिया किसका? देव का। अब देव को फोन करके पैसे थोड़ा ना मिलेंगे, मीडिया वाला थोड़ा ना पैसे देगा, पैसा देगा ट्रेजरर। वो लोग एक बार जंतर मंतर धरने पे मेरे को भी आके मिले, उन्होंने पर्ची वगैरह भी दिखाई। तो मैंने कहा रुको भाई, ये नंबर ले लो, ये है ट्रेजरर का नंबर शंभू कुमार का,
क्योंकि मेरे साथ दोस्ती रही है, ठीक है, मैंने छोड़ा, उसके बाद हमारी बातचीत खत्म हो गई, लेकिन नंबर तो है ना। मनभेद था, सिर्फ मतभेद था, मनभेद तो नहीं था ना हमारा, मतभेद था। तो सर मेरे कुछ कड़वे सवाल होने वाले हैं अभी। आप कर लो फिर कई आप मेरे। आप किस पार्टी से जुड़े हुए हो? मैं मेरी पार्टी जो है, जब बोलता हूं तो 3/4 लोगों को उस पार्टी का नाम समझ नहीं आता। वैसे आजकल जनता काफी जागरूक है। मेरी पार्टी का शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म एक ही है, NOTA, नोटो, नोटा। नोटा। मैं नोटा चलो, पार्टी से हूँ। नोटा बोलता हूँ तो समझ नहीं आता, यार कौन सी है, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, वैसे ना वैसे आम आदमी पार्टी। सैनी मैंने भाई जानते हैं कि मैं उन्होंने मैं जो भी आपकी मैं कुछ पोस्ट और भी देखी है। मैं एक शब्द, एक लाइन और बोलना चाहता हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, अगर कोई कह दे कि तलवार को कभी इलेक्शन वाली लाइन में खड़े हुए देखा था, वो मतलब वो वोट डालने के लिए भी। क्योंकि मेरे को नोटा तो अब आया ना, मुझे ये लोग पसंद ही नहीं है जो घर से फकीर होते हैं और 5 साल के अंदर अरबोपति होके बाहर निकलते हैं। वो देश के, हमारे गरीबों का क्या भला कर रहे हैं? ऐसे आदमी आप अपने यहाँ से अच्छे आदमी को भेज दीजिए, लेकिन वहां जाके वो करप्ट हो ही जाता है 5 साल के अंदर। जिसके घर में खाना नहीं था, लेकिन बदमाशी करता था और टिकट मिल गई और MP बन गया, MLA बन गया। 5 साल के बाद वो करोड़ोंपति, अरबोंपति, उसकी पुश्तें जो हैं वो भी मर्सिडीज में घूमनी शुरू हो जाती हैं आगे। उसको आगे किसी को पुश्त को कमाने की जरूरत नहीं है। कहाँ से आता है वो पैसा? फेडरेशन इसलिए के मेरी सोच है शुरू से, इसलिए मैं पॉलिटिकल वाली पार्टी में जाता नहीं, और सपोर्ट सबको करता हूँ कि जहां से फेडरेशन मेरा के फौजी भाई खड़ा होगा मैं सपोर्ट करूंगा। फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी साहब हैं। जी वो तो देखो, आपके बहुत सारे लेख पढ़े हैं गूगल पे सर्च करने के बाद में। बहुत सारे लेख हैं, द प्रिंट में है, वायर में है, एक इंडियन टाइम्स में है, बहुत सारे जर्नलों के साथ में आपकी ऑन ग्राउंड बड़े न्यूज चैनलों पे बहस भी है। वो तो सारे गूगल पे है, यूट्यूब पे है। मैं कोई इसमें, वो कहते नहीं है कि सॉस लगा रहा है ब्रेड के ऊपर, मक्खन लगा रहा है, नहीं। मक्खन वो लगा। तो अभी कोई भी वीडियो कटने के बाद में कोई भी सर्च कर सकता, बहुत सारे लेख आपके। आपको, आप एयरफोर्स से हैं। मैं जी सर, मेरे सवाल बहुत सारे हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े छोटे, उनमें मैं छोटे जवाब छोटे देना। जवाब दूंगा क्योंकि मेरे पास हाँ, बहुत है माल। मैं छोटे छोटे सम्मान जवाब बहुत, दूंगा। मेरे को मालूम है। आप एयरफोर्स से हैं। जी आप, और जो भारतीय सेना है, इन्फेंट्री है, पैदल अपनी जो है, आप इसके बारे में इतना क्यों जानते हो और इनके सैनिकों के लिए आप इतना आगे क्यों चल रहे हो? इनके लिए मेरे हिसाब से, जैसे जम्मू में हमारा, मैं सतवारी में था और बिल्कुल सामने आर्मी का कैंप पड़ता है। हम यहाँ से निकलते थे, अंदर उधर सामने घुस जाते थे आर्मी में। तो वहां लड़के इधर उधर काम कर रहे हैं, कोई बच्चे को खिला रहा है, वो ट्राम के अंदर लेके ले जा रहा है बच्चे को, कोई गाड़ी में बच्चों को लेके जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब देखते थे। लेकिन हमें ये हुआ कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब ये इसका बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा लेके घूम रहा है। मगर जब मैं 2014 में इनके साथ जुड़ा और मैंने 2 अगस्त 2014 से जो है पक्की तरह से जुड़ा, और वहां पर उसके बाद जब मेरी पूर्व सैनिकों से बात हुई जो ऑन कैमरा अपनी हकीकत, अपनी सच्चाई जो फेस करके आए हैं, जो उन्होंने सफर किया वहां पे, उन्होंने सुनाया, वो सुन सुन के मेरी भी आंखों से आंसू निकल जाते थे। तब मैंने कसम खाई थी कि मैं ये MSP, OROP, PMR, ये वो नहीं भाई। सबसे बड़ी जो वो है, एक इंसान को मार देता है यार। जो आदमी घर से चला था बंदूक पकड़ने को, वो नैपी पकड़ के खड़ा है, वो कुत्ते की टट्टी साफ कर रहा है, वो घर में झाड़ू पोछा पकड़ के घूम रहा है, वो दूध का डब्बा लेके सुबह सुबह 5:30 बजे साहब को जगाना है, बेट्टी पिलानी है, वो लेट ना हो जाए, इसलिए वो दूध लेके घर में पहुंच रहा है। रात को जब मैडम और साहब पार्टी से आ जाएंगे उसके बाद वो अपने घर जाएगा। उसके अगर बीवी बच्चे साथ में रह रहे हैं तो मतलब सुबह 5 बजे बाप निकल गया, तब बच्चे सो रहे होते हैं। रात को 11 बजे जब मेम साहब पार्टी से आ जाएंगे, मेम साहब और साहब, तब ये उनके बच्चों को खिलाना बंद करके और फिर अपने घर जाएगा। बच्चे ने तो देखा ही नहीं बाप। कहने को ये कह दो कि जवान कुछ नहीं करते, वो चीजें जो देखी मेरे आंसू नहीं रुकते थे उन लोगों की बातें सोच सुन सुन के। उसके बाद मैंने कसम खाई कि मैं इसके अंदर जहां भी जिसकी मदद कर पाऊंगा मैं करूंगा इस मामले में। और मैं
बहुत ज्यादा मुखर हूं इसके ऊपर, और मुझे बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं, बहुत ऊंची बात नहीं कहूंगा, लेकिन जो कुछ हुआ है, मैं जनरल कादियान से लड़ा हूं इसके बारे में, CNN न्यूज उस पे, उसके बाद जनरल KJ सिंह जो हरियाणा का इंफॉर्मेशन कमिश्नर था, उसमें लड़ा हूं ट्विटर के ऊपर। उन्होंने जो है बीजेपी सरकार के साथ मिलकर यहाँ पे शायद इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिस्टर वो जो MP कर्नल साहब हैं हमारे जयपुर वाले, जो प्रमोशन के ऊपर MLA बन गए हैं, वो थे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। मेरे को ट्विटर के ऊपर परमानेंट बैन किया हुआ है। मैं कोई भी नया ईमेल आईडी, नया फोन नंबर लेके जाऊं, मेरी एक दो पोस्ट के बाद अगर किसी अफसर को पता चल गया कि तलवार ही है ये, उसी समय कंप्लेंट होती है मेरे से, मेरा आइडेंटिटी कार्ड पूछा जाता है। तो मैं अपना जन्म का आइडेंटिटी कार्ड तो नहीं बदल सकता भाई, कहाँ से बदलूं? हमें तो नहीं सिखाया गया कि फर्जी बनवा लो, ना हमने बनवाया। मैं फिर वही अपना लाइसेंस दूंगा 17 सितंबर, मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ पता है ना, 17 सितंबर, वही मेरी है, बस आपकी ईयर भी अलग वही है। है? बिल्कुल, मेरी भी वही है 17 सितंबर। तो जो पकड़ लिए जिद, तो पकड़ ली जिद। और इस कारण मैं आर्मी के जो खासकर जो सहायक हैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, दिल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा तार, जैसे कहते हैं ना माँ का पेट से, कोख से जुड़ा होता है, वैसे मेरे दिल के तार उनके साथ जुड़े हुए हैं। मैं रह नहीं पाता जहां भी कुछ ऐसा सुनूं। सर देखो, वो तो मैं नहीं कह सकता, वो तो पूरा देश भी जानता है। जैसे लहसनाई कीरत प्रताप अपने मध्य प्रदेश से, या फिर राय मैथ्यू का मामला हो, या BSF के तेज बहादुर का मामला हो, या बिल्कुल। एयरफोर्स का सोलंकी जी का मामला हो, मतलब बहुत सारे आर्मी पुराने जो का, साथी जानते हैं। गुजरात का मैं नहीं आर्मी कह वाला था रहा, लड़का, हाँ मैं नहीं गुजरात कह का रहा था सर, आर्मी वाला। वो तो आपके आपकी जो बैकग्राउंड है वो भी बताते हैं। दूसरी बात, आपका बैकग्राउंड मैं नहीं बताता। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के अंदर उस समय में जो जुड़े हुए थे, सम्मानित हाई कोर्ट के एडवोकेट भूदेव प्रसाद वैष्णो जी हैं, पाड़म से अपने राजा राम जी हैं, BK झा हैं, या बहुत सारे हैं। वो आज तक कोई व्यक्ति बोलता रहे, अभी जैसे हमारे एडवोकेट शीशराम यादव जी हैं, ये ADC से, ये जंतर मंतर पे आते थे, पता नहीं घर में ये खाना खा के आते थे, नहीं खा के आते थे, पर जैसे ही वहां पे कोई खाना लेके आता था, तो ये अकेला बंदा 3 आदमियों का खाना खा जाता था, जबकि ये सिर्फ 40 किलोमीटर से दूर से आता था, जबकि इसको 10 या 15 परोंठे, अचार, लस्सी कुछ ना कुछ लेके जाना चाह रहा था। पर ये भी एयरफोर्स का ही था सर, आप भी एयरफोर्स की है। पर यकीन दिलाता हूं सर, दो व्यक्ति हैं आप, मेरा जो 9 साल में मैंने इस संघर्ष में देखे, एक तो मोहन रंगन जी है, जो 24 घंटे पूर्व सैनिकों से जुड़े रहते हैं, पूरे सैनिकों से, और बहुत ही आग बुबला रहते हैं, पेंशन का, पे का पता नहीं कितना काम है। एक आप हैं सर। मेरा अगला सवाल है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से आप क्यों जुड़े, कैसे जुड़े? देखिए, मैंने जब ये छोड़ दिया यहाँ से वॉइस को, तो उसके बाद मैंने कहा था कि मैं किसी एसोसिएशन से जुड़ूंगा, दिल टूट गया मेरा। पहली बार जुड़ा, और वो भी घुस गया मैं पॉलिटिकल दलदल के अंदर, और ऊपर से इल्जाम जो है अलग से लगे मेरे ऊपर। मेरे पास फिर क्योंकि मैंने धोखा दिया सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को, जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सुन कैसे सकते दिया हैं, मैं होगा माफी सर मांग रहा सबका हूँ। कमेटी को आपने? मैंने धोखा दिया उनको जब मैं वॉइस में था। वो लोग आए वाइस बेचारे। में साहब आपने धोखा दिया सबका को? हाँ, मेरे जब जो मेरा जनरल सेक्रेटरी था, वो जो बोलेगा मैं वो करूंगा ना। करें, मेरा जो बोले, जो नायक करपाल बोलेगा मैं तो वही करूंगा हूँ। मैं ये भी मेरा भी, मेरे को मैं न्याय भी ऐसा करपाल ही हूँ। बोलेगा मैं वही करूंगा। तो हाँ, मेरे को जो मेरे जनरल सेक्रेटरी ने बोला, ये लोग वहां से हरबाल जो है 10-15 आदमियों को लेके आया, और इनकी एक खास बात है, ये दरी बोरी माइक टंटा फंटा, मतलब ये पूरी यूनिट मूव होती है इनकी। ये जंतर अच्छा मंतर नहीं मत आते, पूरी पूरी यूनिट मूव साजो होती है। सामान, साजो सामान अपना लेके चलती है। हर आदमी के सिर के ऊपर जो है 60-60 70-70 किलो का बोरा होगा ही होगा, कि वहां जाके हम पैसा नहीं खर्च करेंगे, दरी बिछाने के लिए, तंबू लगाने के लिए, कनातों के लिए सब कुछ लेके आएंगे, डंडे फंडे झंडे, हर चीज होगी। ये हम्म। लोग हर बार उन सबको पकड़ के ले आए यहाँ पर दिल्ली, और जंतर मंतर पहुंच के इसने मेरे को फोन किया। मुझे कोई कुछ वो नहीं था, तो मैंने फोन उठा लिया। इसने बोला सर हम लोग आ गए हैं, आप लोग आइए हमारी मदद कीजिए, ऐसा मत आप लोग आइए, हम आपके साथ रहे हैं हर जगह पे,
साबका को, मतलब साबका ने आपका साथ दिया है और आपका बंदा कोई नहीं रुका, हम लोग वहां पे इतने इतने दिन तक रुके आपके लिए, तो आप लोगों को आना भूख चाहिए। तो मैंने वहां फोन किया आगरा, और कहता है यार ये कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये साले लंगूर हैं, पेड़ पे चढ़ जाएंगे, कोई गले में रस्सी डाल लेगा, कोई मर जाएगा, ये होगा, तो हम किसका वो बयानबाजी करते रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, ये हम थोड़ी कौन, जाना है। ये बात किसने कही सर? ये बात तो मेरे पास पहली बार आई है। जनरल सेक्रेटरी हमारे वीर बहादुर। वीर वॉइस ऑफ एक्स रिकमेंड है। हाँ हाँ, मैं वॉइस ऑफ एक्सेस में था ना। और तो मैंने किसके लिए कही कि ये ये सबका कमेटी के प्रकट साहब है ना, घर पालक, ये बंदर है उछल कूद। ये पेड़ों पे चढ़ जाएंगे, गले में रस्सी डाल के हाँ, बैठ जाएंगे, कोई ऊपर से डाल से नीचे गिर गया तो साला हमारे लिए लेने के देने हो जाएंगे, नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो मेरा फोन मैंने स्विच ऑफ करवा दिया उसने मेरे से कि तुम फोन स्विच ऑफ कर दो, अगर तुम जवाब नहीं दे सकते हो, लटका नहीं सकते हो, तो फोन स्विच ऑफ कर दो। ये बेचारा हरबाल एंड पार्टी, हरबाल सारा दिन गालियां खाता रहा और शाम को फिर वापस अपनी ट्रेन पकड़ के ये लोग तरन तारन चले गए। नहीं सर, मतलब उन्होंने तो कह दी कि ये बंदर है, पालर है, प्रकट साहब है। मतलब आपको इनकी आत्मा में वो झलक लगी कि ये एक जो संघर्ष करते हैं, जुनून में होते हैं। जैसे जैसे आज वो हैं शीशराम यादव जी हैं एडवोकेट, वो पता है सर क्या बोले? आपने वीडियो में देखा होगा कि किसान आंदोलन है, ट्रक ड्राइवर आंदोलन है, एक दिन में सरकार मान गई। अब इस एडवोकेट को कोई बताने वाला हो कैसे माननी? आंखें दिखाई, चूड़ी टाइट करी थी। किसानों बिल्कुल ने ट्रैक्टर के बम्पर हैं, उसके आगे लोहा लगा लिया सर। जो रेलवे पटड़ी होती है इतने भारे भारे, जो हमारे तो गाटर होते हैं, इसको हरियाणा में गाटर बोलते हैं, जो छतों में डालते हैं, वो ट्रैक्टर के आगे लगा लिया कि जिससे पत्थर भी दखल जाए। तो इसलिए सरकार आज से 2 दिन पहले चंडीगढ़ में पूछ गई चंडीगढ़ और कल फिर मीटिंग होने वाली है। अब वो क्या कह रहा है शीशराम यादव, हम संवैधानिक दायरे में, हम धरना, हम फलाना, हम धक्कड़। अब फिर उनका उदाहरण क्यों दे रहा है? देखो, तो मैं करना ये, करना तो इन्होंने वो है ना, क्या कहते हैं इसको, हवन करेंगे। ये हाँ, पोंगे पंडितों वाली बात कर रहे हैं कि हवन करेंगे, हम जो है वहां से अभी पैदल मार्च करेंगे। जहां आज आना चाहिए था कि भाई फेडरेशन, वहां से इतने सड़कें बंद हो गई, जाम हो गई, इतने लोग थे, इतने पूर्व सैनिक है राजस्थान और पूरे देश में, तो कहीं से कोई फोटो वीडियो अभी तक मेरे पास तो आई नहीं, शायद आपने देखी हो तो जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वो कुछ नहीं है सर। वो तो जो आज जो न्याय यात्रा हो रही है ना सर, वो जो खबर तो आप सबके पास में व्हाट्सएप पे भी आ गया, वो कांग्रेस के लेटर हेड पे निकला है न्याय यात्रा। और हाँ इसके अंदर क्या है सर, हर एक राजनीतिक पार्टी में सैनिक प्रकोष्ठ हैं। मेरे से बेहतर आप जानते हो, मेरे से पहले पैदा हुए थे, मेरे से ज्यादा आपने जूते घिसाए हैं, मेरे से ज्यादा आपका संघर्ष है। तो जो सैनिक प्रकोष्ठ के जो भी अधिकारी हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आप, बाप, फलाना धकड़ू, उन्होंने हाथ मिला ली। बिल्कुल, और हमारे जो जवान बेशक। भाई हैं, उनको आगे कर दिया एनएफयू के लिए। और एनएफयू की यात्रा जो शुरू हुई है, वो जैसलमेर से हुई है। जो जैसलमेर के साथी हैं, वो भी, जैसे आपने कहा ना कि मैं गुमराह हो गया, और आपकी भी आंखें 1 साल 2 साल के बाद में खुली, उनकी भी खुल जाएंगी, क्योंकि बिल्कुल एक बिल्कुल। पर कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है नहीं जिसकी नहीं, आंखें खुल जाएंगी। कपिल जी, कपिल जी, यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। हम काफी लंबा हो गया, हमें छोटा करना चाहिए, फिर बाद में आप कभी चाहें फिर से हम उनको इनवाइट कर लीजिएगा, दोनों फिर कोशिश करेंगे, आते हैं तो बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारी बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट से बात हुई थी, ठीक है, तो वहां पर जो हमारे सामने कौन कौन था वहां पर, बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट थे, अशोक ठाकुर था, और बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ के जो ब्रिगेडियर साहब थे वो थे, उनके साथ एक दो बीजेपी के जो कर्नल वर्नल जनरल जो थे वो थे। हम में से कौन कौन था? मैं था, मतलब मैं सबसे लास्ट हूँ यार। सबसे पहले वीर बहादुर, उसके बाद हमारा वो बोलने वाला सूबेदार मेजर पी देखिए, के झा, और तीसरा मैं था। और मेरे सामने कौन थे उस बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर? जो जनरल वगैरह रोजाना सतबीर के वहां पे आके माइक पकड़ के बोलते थे ना, जवानों को माइक नहीं देते थे वो, और खुद आके बगड़ 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 बोलते थे, वो सारे के सारे वहां बैठे हुए थे। 8-10 हमारे सामने बैठे हुए थे। सबने, वो था क्या कि ओआरओपी दे दिया है सरकार ने, तो हम जो है पारिकर साहब को, भगवान उनको अपने श्री चरणों में जगह दे, और वो नहीं है इस दुनिया में, तो हम उनको सम्मानित करेंगे।
तो सबने बोल दिया हाँ सम्मानित करेंगे, तो हमारे भी लीडर ने बोल दिया कि हाँ जी हम सम्मानित करेंगे। सबसे लास्ट में जो है मेरे को कहा गया कि आप भी 2 शब्द कहो। तो मैंने जो 2 शब्द कहे थे वो ये थे कि साहब हम सम्मानित करेंगे। आप जहाँ चाहें, क्योंकि विज्ञान भवन वगैरह वहीं करते हैं, बड़े नेता-वेता का जो भी होता है ना सम्मान वगैरह, आप जहाँ चाहें वहाँ करें। लेकिन जो सेंटर के अंदर बैनर लगेगा, वो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन का होगा। ये मैंने कहा था। और वो मीटिंग वहीं की वहीं खत्म हो गई थी। उसके बाद इसके ऊपर कभी बात नहीं हुई। मतलब कि हमें इसलिए पटाया जा रहा था वॉइस को कि भी जवानों को भी साथ लाके इनके साथ जो इनका संख्या बल है उसको दिखा के अफसर्स वगैरह वहां डायस के ऊपर बैठ के हम दरी कुर्सियां वहां साफ करेंगे, बैठेंगे और ये माला वाला पहनाएंगे, अपने नंबर बनाएंगे, पीछे बीजेपी का झंडा डंडा होगा, साथ में इनके झंडे डंडे होंगे, आईएसएल और आईएसएम और इनके, और हम लोग वही जो है अपना धूल धक्कड़ के अंदर नीचे दरियों में बैठे होंगे। जब ये तक था। आप रहे, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी को अपने बीजेपी की तरफ नहीं झुकने दिया कोशिश सर। की। और सर सबका से आप कैसे जुड़े, वो सवाल सर बहुत छोटे में देना, क्योंकि एक सबका ने और तो भी क्वेश्चन आए। सबका ने तो मेरे को जस्ट पूछा कि भाई जैसे हरपाल सिंह है, इन्होंने मुझे 2-4 बार कॉल की कि सर आप जुड़ जाओ, आप कुछ मत करना, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। मैंने कहा भाई जब मैंने सोच लिया है कि अगर एक दूध का जला छाछ को भी फूक-फूक के पीता है, जब मैं एक जगह से जल के आया हूँ, इतना सब कुछ विश्वास होने के बावजूद, तो मैं कैसे आपके ऊपर विश्वास कर लूं यार? कल को आप कहोगे अकाली दल के साथ चल पड़ो, अब मैं अकाली दल करना शुरू कर दूं, फिर बाहर निकलूं? कहते नहीं ऐसा नहीं होगा हमारा, अगर होगा भी तो आपकी तो हम शर्त क्या अपनी थी? पार्टी तो हम अपनी पार्टी बनाएंगे। हम्म, अगर होगा भी तो हम अपनी पार्टी बनाएंगे, जो जवानों की पार्टी होगी और हमारी पार्टी होगी। उसके अंदर कोई बाहर का नहीं होगा, हमें सीट मिले या ना मिले, लेकिन हम अपनी फाइट जारी रखेंगे। यहाँ हम ऊपर उठेंगे, वहां भी हमारे साथ लोग जुड़ेंगे और हम और आगे अच्छे तरीके से निकल सकते सर हैं। आपकी सबका में जाने पे शर्त क्या थी कि आप में सबका को जब बोला कि आप सबका में आइए, तो आपकी पहली शर्त क्या थी? मेरी शर्त ये थी कि मेरे मुंह के ऊपर कोई हाथ नहीं रखेगा, मेरी कलम पे कोई हाथ नहीं रखेगा, और और जो मैं करूंगा राजनीति, उसके अंदर आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं और साबका को राजनीति नीचे से लेके ऊपर तक ले जाऊंगा। राजनीति तो पहली शर्त है ना मेरी। मैंने कहा किसी भी पार्टी। ना ना ना, कोई पार्टी नहीं। मैं सबका सलाम करता हूं और सबको लगाता भी हूं। ऐसा नहीं। 10 साल में सबका ने राजनीति करी किसी पार्टी की कोख में बैठी, गोद में बैठी हुई जाके? हम जो है मतलब गोद में बैठने की बात नहीं कहूंगा, जब भी कोशिश किसी ने की भी, क्योंकि हर जगह पे लोग हैं, सभी लोग तलवार नहीं ना हो सकते, सभी लोग नोटा वाले नहीं हो सकते, सभी लोग इस तरह के नहीं होंगे, सबका दिल करता है। लेकिन जिसका भी दिल किया, कभी भी किया, वो ये समझ लो कि अगर वो दलदल है, वो दलदल के किनारे तक जरूर पहुंच गया राजनीति के, मगर वो उसके अंदर कूद नहीं पाया। फिर वापस हमारे पास आ गया कि भाई वहां जाऊंगा तो उस दलदल में ही बह जाऊंगा, और वो गले में कुत्ते वह जैसा होता है ना, पट्टा बंधा, और साहब ने कहा सिट तो सिट, साहब ने कहा स्टैंड तो स्टैंड, साहब ने कहा सल्यूट तो तो सल्यूट, सबका जब वो सबका कमेटी आज तक राजनीति नहीं करी। मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं, सबका ने कई जर्नलों को भी हराया है, जैसे पटियाला से जे सिंह को भी सबका खिलाफ में जाके। सर ऐसे क्या? कैप्टन क्या नाम है उसका तुम्हारा हरियाणा वाला, जो कैप्टन फाइनेंस मिनिस्टर था? अभिमन्यु। अभिमन्यु। वो तो फाइनेंस मिनिस्टर था हरियाणा का, हरियाणा में बहुमत के अंदर आए, इतने सारी सीटें जीत के आए, क्यों नहीं जीता उनका फाइनेंस मिनिस्टर? किसी बहुत को अकल नहीं है जब वहां पे, वहां साबका सर थी मैं, ना, वहां हाँ साबका ने सर, आके सबको बताया कि भी कोल के अंदर कितने करोड़ों अरबों रुपया कमाया है, कितने जितने भी तुम्हारे यहाँ पे टोल वोल जितने भी हैं सबके अंदर उसका हिस्सा है, एक्स कितनी सर्विसमैन कमाई में है। नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ? तू तो हरियाणा से है, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? मेरी तो गाड़ी टूट गई थी जींद में। फिर मेरी गाड़ी में पथराव हुआ था उस समय, जो पुराने साथी जानते। सर ये जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि ये बंदर हैं, इसके बारे में आपने 10 साल देखा, सबका कमेटी को, नायक हरपाल प्रगट साहब, इनकी उस जुनून को भी देखा, उस भक्ति को भी देखा कि सैनिकों के लिए ये
12-12 दिन भूख हड़ताल पे बैठ जाते थे। और एक भूख हड़ताल 2015 में भी चली थी, जिसके अंदर ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन वो टेंट के नीचे से खा भी लेते थे। आज हरपाल को बीमारी भी लगी है, टंकियों पे चढ़ना। क्या क्या मतलब ये कुछ देखो, आप नहीं, पढ़े लिखे हैं, आप एयरफोर्स से वो पढ़े लिखे हैं, देखिए, मतलब उसने बंदर कहा, तो अब ये समझ जुनून लो क्या कि है, इन 9 सच्चाई क्या? सालों के अंदर, इन 9 सालों के अंदर मैं भी बंदर बन गया उनके साथ। वो नीचे रह गए, हम कूद कूद के सबसे ऊपर पहुंच गए। जो एक दिन ये इस दम्भ, इस अहम के अंदर था और शरेआम रैलियों में बोलता था कि वॉइस के जैसी कोई संस्था नहीं हो सकती, कहाँ है? कहीं नजर नहीं आती है। सर मतलब क्योंकि सर मेरा मेरा वो एक निकल गए वो ना मेरा, दूसरे से। वो तो आपने बता दिया। मेरा प्रश्न है अंदर से, मतलब दिल से, क्या वास्तव में ये बंदर है या कुछ और ही शक्ति है? 28 लाख देखिए पूर्व साहब, सैनिकों का आशीर्वाद। ये है भगत सिंह के चेलों का टोला, समझ गए, टोला। जो भगत सिंह की बात पे चलते हैं। हम कम्युनिस्ट नहीं है, भगत सिंह कम्युनिस्ट थे, नहीं लेकिन थे। जो उनकी बात थी, जो बात रखते थे, हम उसको फॉलो करते हैं। हम जब निकलते हैं घर से, ठीक है, मैं एक साफा वगैरह नहीं बांधता हूँ, वो कफन है मेरा, वो ये तो बांधता देखा हूँ। है, ये तो कुछ भी हो पूरे। जाए, कहीं भी हो जाए, हम कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे भाई आगे हों और हम पीछे रह जाएं। हम धक्के मार मार के लड़ झगड़ के सबसे आगे जाते हैं कि अगर पहला डंडा चलता है तो मेरे सिर पे आए, और उसके लिए रेस लगी होती है। चाहे वो तस्वीर सिंह हो, चाहे वो हरपाल सिंह हो जिसका एड़ी कटी हुई है, पूरी की पूरी लंगड़ा के चलना पड़ता है, और चाहे वो प्रगट सिंह हो। हम लोग अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरजीत भी। सुरजीत हो सबसे पहले, अगर आपने देखा हो 23 जुलाई को जब आप लोगों ने किया, मैं तो पीछे खड़ा था और आप लोग सबसे आगे ऊपर चढ़े हुए थे, आपके साथ सुरजीत चढ़ा हुआ था। तो वो चीज जो है, वो एक ऐसा जज्बा, और वो जो है वो होना चाहिए, तभी आपको जीत मिलेगी। घर बैठ के अगर आप खाली कमेंट कमेंट खेलना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड, आप घर में रहिए, ज्यादा बेहतर है। अपने बीवी बच्चों को और अच्छी शिक्षा दिलाइए, उनको अच्छा संवारिए। ये कमेंट लिख के कभी इसके अगेंस्ट कभी उसके अगेंस्ट तमाशा मत बनाइए, अपना भी और दूसरों का भी। ये कमेंट वाली गेम खेलना छोड़ें और बाहर निकलिए। अपने आपको अगर अपना हक चाहिए तो उसके लिए आपको लड़ना है। आपके हक के लिए कोई दूसरा बंदा नहीं लड़ेगा। आप ये सर मत सोचिए कि कपिल जो है आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। कपिल अपनी लड़ाई लड़ रहा है, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, हरबाल अपनी लड़ाई लड़ रहा है, प्रगट अपनी लड़ाई लड़ रहा है, सुरजीत अपनी सर लड़ाई लड़ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, 1 साल जो आंदोलन चलाया है, और कोई भी देखो इसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक अलग चीज है। इसमें मैं भी कोई दो राय नहीं करता सबका के लिए कि वो आंदोलन चला सकते। इतना लंबा आंदोलन किस तरह से उन्होंने चलाया, इतने आरोप प्रत्यारोप हर एक व्यक्ति पे, पता नहीं, मतलब इतने गंदे गंदे आरोप भी कि मैं उस चीज पे नहीं जा सकता जैसे आप पे लगाया। जबकि आपका जो वीर बहादुर है, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन का, उसने आज तक आपके ऊपर मेरे हिसाब से कहीं उंगली उठाई नहीं है। या तो आप उसकी सच्चाई जानते हैं या वो आपकी सच्चाई जानता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर ये जो तीसरे आते हैं जो उड़ता तीर लेते हैं, इसको कहेंगे उड़ता तीर, वो तो उनको मिल जाएगा चाहे वो गाजियाबाद में बैठे हो। पर हाँ, 1 साल के अंदर पूर्व सैनिकों ने यह देखा है कि ये बोलने बोलने के लिए नहीं है सबका कमेटी, ये आप लोगों को आगे करके और आपके सिर में डंडे मरवा के राजनीतिक पायदान को हासिल नहीं करेंगे। अगर हम तो डंडे भी आगे लगेंगे हम तो तो लड़के आगे इनके सिर में जाते हैं, लगेंगे। हम लड़के आगे जाते हैं। मैं सोचता हूँ सर कपिल जी बहुत लंबा हो गया है। बहुत लंबा हो गया सर। मैं एक साथी है, आज हमारे पूर्व सैनिक ने अपना एक प्रश्न भेजा है, और ये मध्य प्रदेश से है। प्रश्न है 9 तारीख को मिलिट्री सर्विस पे के मुद्दे पर कोर्ट में सुनवाई हुई थी और फिर आगे 6 मार्च की डेट दी गई। यह केस 2015 से लंबित है और जो भी पूर्व सैनिक संस्थाएं सरकार के साथ बात करने के लिए जाती हैं, सरकारी पक्ष यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेता है कि अभी यह मुद्दा कोर्ट में लंबित है और इस पर ना तो हम कोई टिप्पणी कर सकते और ना ही कोई निर्णय ले सकते। सभी पूर्व सैनिकों को यह भी पता होना चाहिए कि हमारी 2 संस्थाओं ने बराबर मिलिट्री सर्विस पे पर कोर्ट में याचिका दे रखी है और कोर्ट ने इन दोनों की याचिकाओं को
एक करके इस केस की सुनवाई कर रही है, यानी कि दोनों संस्थाएं एक दूसरे पर भरोसा नहीं करती, इसलिए कोर्ट को इनकी याचिकाओं को जोड़कर आगे सुनवाई करनी पड़ रही है। एक संदेश तो ये जा रहा है कि कोर्ट के अंदर भी दो पार्टियां हैं, ये एक नहीं। और ये बाहर आके क्या जुमलेबाजी करते हैं, एक 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 एक। नहीं, आपको यह भी ज्ञात होगा कि पिछले 9 सालों में इन दोनों संस्थाओं ने एक दूसरे पर दिल खोलकर कीचड़ उछाला है। जहां एक संस्था एडीसी कहती कि हम वकीलों और बुद्धिजीवी पुरुष जवानों की संस्था और हम किसी से चंदा नहीं लेते और जो भी खर्च होता आपस में बांटकर इस केस को लड़ रहे हैं। अब पिछले कुछ सालों में यह संस्था, जो कि खुद वकीलों की संस्था है, किसी बड़े वकील के जरिए अपना केस लड़ रही है, जबकि इनकी संस्था का चेयरमैन पूर्व सैनिक डॉक्टर मेंदियान खुद को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वकील बताता है, पर फिर भी इन लोगों को हाई कोर्ट के वकील की सेवाएं लेनी पड़ रही है। दूसरी तरफ वाइस ने एक सीनियर वकील की सेवाएं ली हैं और जवानों से चंदा लेकर उनकी फीस देते हैं और हर बार चंदा मांगने के नाम पर एक चेक की फोटो डाल देते हैं कि वकील को 2 लाख रुपए चेक द्वारा दिया गया। हमारे पक्ष में ऑर्डर बहुत जल्दी निकलेगा, पर क्या कारण है कि यह केस अभी भी तारीखों के चक्रियों से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। इससे आगे भी मैं आपके सामने कुछ तथ्य भी रखना चाहूंगा, जो कि इन दोनों संस्थाओं के 2014 से लेकर आज तक के सफर के बारे में। एडीसी संस्था सीधे सीधे तौर पर आरएसएस का अंग है और यह बात खुद जंतर मंतर व वकील अशोक यादव ने कही है कि जो कि एडीसी का उच्च पद अधिकारी है और साथ में इनकी संस्था जनरल वीके सिंह के साथ देखी गई है जब से वो रिटायर हुए हैं। इनके हर कार्यक्रम में चीफ गेस्ट रहे हैं और वीके सिंह ने कभी नहीं छुपाया रिटायर होने के बाद कि वे आरएसएस का सदस्य है, क्योंकि उनके फोटो तो पहले ही काली टोपी मारते हैं। दूसरी तरफ वाइस का हैंडलर बीजेपी में कदावर नेता बनने की कोशिश करने वाला पूर्व सैनिक अशोक ठाकुर है, जो इनके हर कार्यक्रम में चीफ गेस्ट होता है। यहाँ यह भी बता दूं कि अशोक ठाकुर बीजेपी सरकार द्वारा नामित नेफेड के डायरेक्टर है, यानी इस केस में वादी और प्रतिवादी दोनों ये एक ही संस्था के हैं, जो आरएसएस और बीजेपी आरएसएस का राजनीतिक चेहरा सरकार बीजेपी पार्टी की है। इन दोनों संस्थाओं ने सरकार को बचाने के लिए केस किया और राजनीतिक गागों ने दोनों संस्थाओं को इस पर लगाया। अगर एक संस्था धोखा दे जाए तो दूसरी संस्था इस केस को लड़ती रहेगी। अगर एक संस्था वर्तमान सरकार को धोखा दे दी तो दूसरी संस्था लड़ती रहेगी और हम जंतर मंतर पे अपना संघर्ष के अंदर बलिदान करते रहेंगे। ये सर मेरे पास में ये मध्य प्रदेश से आया, इसमें कितनी सच्चाई? 100%। इसको दोनों संस्थाएं और सरकार नहीं नकार सकते। अच्छा, इसको दोनों संस्थाएं, अरे भाई हाथ कंगन को आरसी क्या है? जिस भी भाई साहब ने लिखा है उसने साफ साफ बताया ना कि उनकी हर मीटिंग के अंदर चीफ गेस्ट है दोनों। एक की मीटिंग के अंदर वीके सिंह है चीफ गेस्ट, दूसरे की मीटिंग के अंदर अशोक ठाकुर है चीफ गेस्ट। एक बीजेपी का, दूसरा आरएसएस का, और बीजेपी जो है आरएसएस का राजनीतिक मुखौटा है। तो मतलब सरकार को बचाने के लिए ये दो संस्थाएं लगी हुई हैं। एक जो है जनता से, जो जवानों से उनके हार्ड अर्न्ड मनी जो है वो नोच रही है। दूसरी संस्था जो है नाम इसका ले रही है, लेकिन उसके साथ जो इसका मतलब वो वकील हैं तो वो अपना काम नहीं करते हैं क्या? उनको क्लाइंटेज मिलती है। जब उनका नाम इस पूरे पूर्व सैनिक समाज में फैलेगा तो लोग अपने केस लेके इनके पास पहुंचेंगे। वो फ्री में नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी जो कमाई हो रही है उसमें से पार्ट उसमें लगा रहे हैं। जो भी पूर्व सैनिक इनके पास केस लेके जाते हैं फ्री में थोड़ा लड़ते हैं उनके केस। कहने को तो सब लोग कहते हैं मैं लड़ता हूँ, कोई भी फ्री में नहीं लड़ता। मैंने भी 50,000 रुपए दिए थे अपने केस के लिए, मेरा तो केस नहीं लड़ा किसी ने फ्री में। जबकि पंजाब के अंदर हरबाल ने मेरे को कहा 25,000 रुपए, 22,000 या 25,000 रुपए लगेगा। मैंने कहा मेरे लिए चंडीगढ़ आना मुश्किल है, मैं दिल्ली में कहीं करूंगा। सर मैं माफी चाहता हूँ, एक डीजे आ गया घर के आगे, पछताओ आपको आवाज आ रही होगी। बेबी मेरा बर्थडे आ गया, वो गाना। मैं सर एक बात कहना चाह रहा हूँ, मेरी आवाज कि कोई भी जो सैनिक भाई है, चाहे एडीसी है, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन है,
या शीशराम यादव जी है या कोई भी सैनिक भाई, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 70 155 30 277, 70 155 30 277, और वो दिन में 12 बजे से पहले मेरे पास में मैसेज कर देना, अपने सवाल भेज देना। उन सवालों से मैं बाहर नहीं जाऊंगा। आप ये मत सोचना कि मैं आपको लाइव नहीं लूंगा। अगर मैं आपको लाइव नहीं लूं तो आप वो व्हाट्सएप का जो स्क्रीनशॉट लेके कि कपिल झूठा है और वो एक व्यक्ति को ही दिखा रहा है, मैं एक को नहीं दिखाऊंगा। अगर एडीसी के डॉक्टर महेंद्रन जी आना चाहेंगे तो मैं उनको भी, जो छोटा मोटा चैनल है जिसे सैनिक एक सच्चाई की तरफ चले, अगर वाइस के जो जनरल सेक्रेटरी वीर बहादुर है वो भी आना चाहते हैं तो मैसेज डाल देना। ये वचन देता है कपिल बोस जी, आप लोगों को लेके आऊंगा। जितने कड़वे सवाल मैंने नलिन तलवार से पूछे उतने आप लोगों से पूछूंगा। सर इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप जो आपने बात बताई है और जो गहराई से कि हर व्यक्ति, जैसे मतलब एक तरह से मैं एक उदाहरण दूंगा कि नायक हरपाल अगर कांग्रेस या बीजेपी में जाएगा तो सर मैं रोकूंगा उनको कि ये गलत है, या मैं उनको छोड़ दूंगा और मैं अपना मुंह खोल लूंगा, क्योंकि मेरा काम है मुंह खोलना और मेरे से रुका नहीं जाएगा। तो फिर क्या करेगा नायक हरपाल कि भाई कपिल जंतर मंतर धरने से सिर्फ 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर था, वो पैसा खा गया, हिसाब नहीं दिया। ये एक उदाहरण बता रहा हूं कि कपिल बोस ने पैसा खा लिया। यही ऐसा ही हुआ होगा 2015 में, सेम यही चीज है। और वैसे भी हमने सर मैं इतना ही कह सकता हूं, इतना तो मेरे को मालूम है कि 6.5 लाख रुपए में 12 महीने जंतर मंतर का आंदोलन चला दिया ये। और मैं धन्यवाद करता हूं सर। ओ भाई साहब अभी मेरे पास है 20 तारीख से आगे जो भी हमारी डेट निकलेगी, 3 को या 10 को, तो भाई लोगों जो सुन रहे हैं बाकियों को बोलिएगा 3 या 10 तारीख को हम रैली करेंगे। और 3 या 10 तारीख को तो रिजर्वेशन के लिए तैयार रहिएगा, सभी लोग आमंत्रित रहेंगे और बहुत बढ़िया रैली करेंगे और सब लोग आमंत्रित हैं। ये ना सोचिएगा कि किसी को निमंत्रण पत्र दिया जाएगा, चाहे वो संस्था का अध्यक्ष हो, जनरल सेक्रेटरी हो या नॉर्मल कार्यकर्ता हो, किसी भी संस्था का। जो भी संस्था इन राजनीतिज्ञों से परेशान है, इन अधिकारियों से परेशान है, वो मोस्ट वेलकम है। क्योंकि इन अधिकारियों के साथ रहने वालों के साथ हमने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था छोटा सा, वो उसमें हम फेल हो गए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 8 लाख रुपया देखा जो 23 जुलाई को आया था एक दिन में। उसके अंदर इन्होंने सोचा कि ये सोने की मुर्गी है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसको एक बार में काट के सारे अंडे निकालने इसके सोने के। और ये 13 लाख रुपए ले गए हैं, अब वो इनके गले की हड्डी बना हुआ है, क्योंकि हम बैठे हैं चौकीदार, असली चौकीदार। हम नहीं इनको ना निगल दे पा रहे हैं, ना उगल पा रहे हैं, ना खर्च कर पा रहे हैं। जो कल शीशराम यादव बोल रहा था ना अपने उसमें कि हम अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, तुम्हारे पास पैसा है कहाँ? अरे कहाँ पे नहीं उसका सर, वो तो मैंने उनको एक सवाल भी पूछा था, कहाँ पे खर्च कर रहे हो, क्या शादी है, क्या ब्याह है, क्या है, कौन है आप? खाम खा उड़ता तीर लिया, और वो उड़ता तीर जो लिया है ना शीशराम जी ने, वो गाजियाबाद तक जाना है। वो तो अरे आप देखो सही, आएंगे वो गाजियाबाद तक जाएगा। मैंदियान साहब आपको नमस्कार। याद रखिएगा मैं वही नलिन तलवार हूँ 2015, 14, 15, 16, 17 आपकी बहुत खातिर की है मैंने उस समय। इस समय भी असर नहीं छोड़ूंगा मैं, इस चीज को याद रखिएगा। आपके जो ये नए नए जमूरे आपने खड़े हो रहे हैं, जिनके वो खड़ा बाल है, तो इनको थोड़ा सा समझाइएगा। वो तो लेटर लिखने की बात है सर, सरकारी नहीं तलवार चुप रहता है, पैनल से भी हट सकते हैं। अरे ये तो मेरे को मालूम है कि सबका का लेटर जब जाएगा तो सर सब कुछ हिलता है, हिला के छोड़ेंगे। आरएम है चाहे पीएम है, वो सब हिलते हैं। चाहे कोई ये सोचता है कि मैं सरकारी वकील पे बैठा हूं तो ये मेरे से नहीं जाएगा, तो यही घमंड बहुत सारों का था, वाइस को भी था, सारी चीजें थी,
कि वॉइस का अगर ये घमंड नहीं होता तो एक तहसील लेवल की संस्था आज पूरे देश को इंडिया में जागरूक नहीं कर सकती थी। ये ऑटोमेटिक है, विरोधी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैंने कोई भी पर्सन, या आप देख सकते हो भाई पूरे के पूरे मैंने जो सवाल जवाब चल रहे थे उन्हीं में से पर्सन बढ़ाए, उन्हीं से मतलब एक सिंपल तरीके से जो आपके मन में जो देख रहे थे कि क्या पर्सन होना चाहिए अगला, वही पर्सन। और सच्चाई मेरे हिसाब से आप लोगों के सामने आ गई होगी पिछले 10-12 साल कि आज जो एक साल में जो आंदोलन चल रहा है उसको हम किस तरह से बचा के लेके आए हैं। जो सम्मानित सदस्य हैं, नायक हरपाल है, प्रगट साहब है, क्योंकि मैं अभी इस्तीफा दिए हुए हूँ, अभी मैंने इस्तीफा दिया है, वैसे आधा घंटे के लिए दिया था, कहीं मेरा इस्तीफा मंजूर ना कर लिया वो सब खाने, और यहाँ हो गए 1.5 घंटे, और 1.5 घंटे हो गए कि आधा घंटा के, इसलिए मैं अपने इस्तीफे पे सर वापिस आता हूँ। क्योंकि देखो सर, सच बताने के लिए अपने चलिए ठीक है सर, पद छोड़ना पड़ता है सर। कोई भी चीज है कि कल ना कोई ये कह दे, तो मैंने कोई बुरा नहीं माना भाई, मैंने कोई बुरा नहीं माना कि सबका के माने बुरा कि कपिल ने एक झटके में इस्तीफा दे देता है, एक झटके में वापिस आ जाता, नहीं, क्योंकि जिस स्थान पे हम बैठे हैं एक सच्चाई लाने के लिए कि भाई मैं न्यूट्रल हूं, मैंने मानवीय शब्द के अलावा मैंने कोई शब्द नहीं लगाया। और एक चीज और बताऊं, मैं कभी किसी को गाली नहीं देता, लोग मेरे को टारगेट करते हैं जबकि वो मेरे को नहीं करती किसी भी वीडियो, वो मेरे को मालूम है, नाम वो सबका कमेटी को मालूम है, मैन व्यक्तियों को मालूम है, वो टारगेट कपिल को कर रहे हैं, पर वो कपिल नहीं है, वो नलिन तलवार। पर ये बहुत ही कम सदस्य जानते हैं, क्योंकि आप जो बोलते हैं सच बोलते हैं। आप लोगों ने उनकी पता है पुराना जो भी ग्राउंड है, बैकग्राउंड है। तो सर अब तो ये सैनिक भाई बताएंगे कि सच क्या है झूठ क्या। मैं कोई जजमेंट नहीं है मेरे पास। अगर किसी के मन में डाउट हो वो कमेंट्स में लिखे, आप वो प्रश्न मेरे से पूछ सकते हैं, मैं व्हाट्सएप के ऊपर आपको जवाब दे दूंगा, चाहे वीडियो में चाहिए तो मैं वीडियो बना के भेज दूंगा आपको। कोई भी प्रश्न लिखता है आप मेरे को बताइए, आपके वहां से मेरे पास भेज दीजिए, वो प्रश्न कॉपी पेस्ट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा, कठिन से कठिन प्रश्न हो जो भी हो। लेकिन ये ना हो कि अगली बार मोदी सरकार आएगी कि नहीं आएगी, इस टाइप के प्रश्नों का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं उस तरफ हूं ही नहीं, राजनीति में मैं कुछ भी नहीं हूँ। जिसके ऊपर आज डिस्कशन हुआ है, इसके ऊपर किसी को और ज्यादा जानकारी चाहिए, क्योंकि अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो हमारी पूरी रात निकल जाएगी। मेरा 10 साल का तजुर्बा है, मेरे अंदर हर चीज लिखी हुई है, मुझे याद नहीं रहता है, ना किसी का नाम याद रहता है, ना किसी का नंबर याद रहता है, कोई मेरी दिक्कत है शुरू से। लेकिन इसके बावजूद ये हर चीज याद है कि कब मैं चेक काटा, कब क्या किया, वो सब मुझे पता है मैंने, क्योंकि सारा का सारा टाइप करके रखा हुआ है और वो नेट के ऊपर डाला है। कोई संस्था नहीं डालती है, रोज का एक एक आदमी का, इसने 500 दिए, इसने 5000 दिए, इसने 200 दिए, इसने 100 दिए, इसने 50 दिए, हर चीज की एंट्री जो है वो आपको वॉइस के अंदर, जो उनका ग्रुप है वॉइस का, उसके अंदर 2014-15 में जाइए, आपको सारा कुछ मिलेगा। और जिस दिन जब मैंने छोड़ दिया उसके बाद खत्म हो, आज तक किसी ने नहीं पूछा, नहीं तो रोज मेरी जाती थी। इवन मैं आज जाते जाते बोलना, नहीं कपिल भाई एक चीज आपने मेरे को बोलने नहीं दी, मैं बीच में बोल रहा था, लोगों की मानसिकता जिनकी खराब होती है, चाहे आपके साथ कितने मर्जी नजदीक, लेकिन मानसिकता गलत है तो उनको हमेशा शक ही रहेगा। मैंने कई बार बताया, इसके बावजूद 50 बार, मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, अब मतभेद नहीं है, अब मेरा मतभेद है उनके साथ, एडवोकेट वैष्णव, उन्होंने हर बार मेरे से यही पूछा प्रश्न, तो सर के अकाउंट में कितने पैसे थे। मैंने कहा मैं जब छोड़ा यार तब 6 लाख रुपया था हमारे पास टोटल, जब मैंने छोड़ा था तब 6 लाख रुपया था, लेकिन इनको पता नहीं कहां से खबरें मिली कि करोड़ों रुपया आया उसमें। मैंने कहा यार देखो, अब तुम मतलब मेरे को मजबूर कर रहे हो कि मैं अपना जो वो है उसको करूं, मतलब अपने जमीर को मारूं और आपको दिखाऊं क्या। मेरे पास अभी भी उनके वो आते हैं कि उन्होंने 50,000 रुपया निकाल लिया, उन्होंने 20,000 रुपया निकाल लिया है, कुछ भी है, वो संस्था है यार, वो चला रहे हैं, उनको पता उन्होंने कैसे चलाना। उसके अंदर मेरे को टांग अड़ाना या मेरे को दूसरों के सामने जाके उनको नंगा करना कि इन्होंने जी 50,000 निकलवाए तो ऐश करने के लिए निकलवाए हैं, नहीं भाई,
उनको कुछ काम होगा इसके लिए निकलवाए हैं, उसके अंदर मैं क्यों टांग अड़ाऊं उनके फटे में, मतलब नहीं है उसके अंदर। मतलब वॉइस में जब आपने छोड़ी वॉइस को, तब वॉइस के ही जो जनरल सेक्रेटरी वीर बहादुर के जो चहेते थे, वो क्या कहते थे कि करोड़ों रुपया है, 5 करोड़ 6 करोड़ आप बताओ, और आप करोड़ों कहते में थे नहीं कितना भाई ये 6 लाख रुपया है, ये झूठ है। ऐसा ही जंतर मंतर पे होता है मतलब सर। जबकि मेरा उनके साथ, वीर बहादुर के साथ मनभेद है, जैसे मैंने अभी बोला वैष्णव के साथ है कि मेरा कोई भाईचारा नहीं। मतलब हाँ, वो झूठ वो बोलने की मैं बात जानता थी। हूँ, मैं उनको शुरू से जानता हूँ, बीजेपी के हैं, तब भी हमारी हर मीटिंग के अंदर, क्योंकि दिल्ली में मैं रहता हूँ, मंच उनको संभालने को देता हूँ, ताकि किसी बंदे के मन में ये ना आए कि मैं किसी कांग्रेसी को बिठा दूं तो बीजेपी वाले रोना शुरू करते हैं। मैं उनको खड़ा करता हूँ कि ज्यादातर जगह पर वो हमेशा न्यूट्रल रहे हैं, वो चाहे बीजेपी के, कट्टर बीजेपी के बंदे हैं, मुझे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, कि मैंने आपको बोला मैं नोटा हूँ, मेरे को कांग्रेस वाले से भी दिक्कत नहीं, मेरे को बीजेपी वाले से दिक्कत नहीं। मैंने हर बार उनको खड़ा किया मंच के ऊपर। इवन वो हमारी 9 अप्रैल की मीटिंग थी, उसमें नहीं आ रहे थे, मैंने फोन करके डांट के बुलाया कि तुम मेरे छोटे भाई हो। वो कहते नहीं सर हमारे 2 बंदे आ रहे हैं, चलो सर, राजनीति डीजे में। डीजे की आवाज बहुत आ रही है। सैनिक भाइयों, चलो अगर ठीक है आपका भाई। कोई और भी सवाल है नलिन तलवार से, तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो और यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, और कहोगे तो फिर लाइव ले लेंगे। और जो भी अगर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के वीर बहादुर भी मेरे को कमेंट करते हैं किसी भी दिन 12 बजे से पहले, मैं उनको लाइव लेने के लिए और उनके प्रश्न पूछने के लिए, अगर वो एडवोकेट शीश राम यादव जी आना चाहते हैं लाइव मेरे सवालों का और अपनी बात रखने का, उनको भी पूरा मौका है, पर वो 12 बजे से पहले करे। अगर मेंद्राण है या हमारे जयपुर से साहब है, उनकी भी सर मैं करता हूं। और क्यों नहीं, क्यों अगर नहीं, चैनल और क्यों ना। अगर अगर नलिन तलवार जी मेरे चैनल पे नहीं आके वीर बहादुर जी किसी और चैनल पे भी आना चाहते हैं कि हाँ वहां पे नलिन तलवार हो, सर उस चैनल पे आप चले जाएंगे। क्यों नहीं, व्हाई नॉट। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सांस सैनिक सांस को भाइयों, आंच क्यों, सांस को हाँ, आंच नहीं होती। आंच नहीं होती, वो तो अगर आंच नहीं होती तो आप कॉन्फ्रेंस में नहीं पूछते, कटवा में नहीं पूछते। सैनिक भाइयों, मार्च के अंदर दिल्ली में होगी जवानों की समानता के लिए संघर्ष, पर जो दिल्ली में आए वो छाती तान के आना, वहां पर छातियां कम नहीं पड़नी चाहिए, चाहे सरकारी गोलियां कम पड़ जाए। यही है ना। बिल्कुल और 100%। आने वाले दिन में जो फैसला होगा वो मैं नहीं और नलिन तलवार जी नहीं, ना हरपाल कोई नहीं ले सकता। वो कोर कमेटी है जिसकी मीटिंग जंतर मंतर पे होने वाली है कुछ ही दिन के अंदर। आज रात में तरन तारण में मीटिंग चल रही है पंजाब के मुख्यालय में, जो खबर है, और सुबह तक कोई खबर आएगी और सुबह मैं आपको उठते ही दे दूंगा क्या है क्या नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद भाई, जय हिंद, सभी साथियों को जय हिंद। मैं चलता हूँ सर, डीजे बज रहा है मेरे पड़ोस में है। अब मैं बन गया हूँ नाचो, वापिस सत्ता सैनिक संघर्ष कमेटी से। नाचो भी नाचो।